हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं मितल्डा, आपका फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। चलिए, तो काफ़ी बच्चे इंतज़ार कर रहे थे, ठीक है। इंतज़ार ख़त्म करते हैं। तो दिसंबर 22 का पेपर सॉल्व करते हैं, सीएमए का, कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सीएस एग्जीक्यूटिव ओल्ड सिलेबस। इसको मैं इस बार दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। पार्ट 1 पहले, पार्ट 2 बाद में, ठीक है। 60 मार्क्स का हम अभी देखेंगे और एक सेपरेट वीडियो में 40 मार्क्स का जो है वो डिस्कशन आएगा, ठीक है। क्योंकि वो बहुत लेंदी हो जाता है, 2.5-3 घंटे एक साथ बच्चा नहीं पढ़ पाता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, और मैं भी बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियोस रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ। तो पार्ट 1 60 मार्क्स कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पूरा हम दिसंबर 22 का पेपर डिस्कस करेंगे। ध्यान से मेरी सारी बातें आपको सुननी है। क्या चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो, क्या क्या प्रॉब्लम्स आप फेस करोगे, कैसे उसको टैकल करना है, मैं मेरे क्या टिप्स एंड सजेशंस रहेंगे, क्या चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। क्या चीज़ें आपके कंट्रोल में है, क्या चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, ये सारी बातें पढ़ाते पढ़ाते, डिस्कशन करते करते मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। प्लीज सारी बातें अच्छे से सुनिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। लेट्स स्टार्ट द दिसंबर पेपर डिस्कशन, ठीक है। अच्छे से सारी बातें मैं बताता हूं। फटाफट वीडियो को लाइक कर लेना, ठीक है। फुल एनर्जी के साथ, फुल होश के साथ हम इस पेपर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, द एक्रोनिम XBRL स्टैंड्स फॉर। बोलो, सबसे इजी क्वेश्चन था, ठीक है। मैं आपके लिए एक काम करता हूं, इजी, मीडियम टफ या इजी टफ, आउट ऑफ बॉक्स, रॉन्ग क्वेश्चन, ये सब मैं लिख के देता हूं, ठीक है, ताकि आपको आइडिया रहे। तो ये मेरे हिसाब से काफी इजी क्वेश्चन है। एक्रोनिम मतलब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। बोलो क्या है। एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज, XBRL, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन था, है बहुत इजी, बट आपने अगर इसके बारे में पढ़ा होगा तो आपको क्लिक होगा, नहीं तो आप गलत आंसर टिक करके आ जाओगे, ठीक है। जी लिमिटेड wants to issue redeemable preference shares to mobilize funds to carry out an airport development project. In this case, what should be the maximum redemption period? अब अगर आपने एयरपोर्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे ध्यान नहीं दिया, या आपने जो वो प्रोविजो आता है ड्यूरेशन का, मैक्सिमम जो टाइम लिमिट होती है, जिस टाइम के लिए, ड्यूरेशन के लिए आप प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकते हो, अगर वो प्रोविजो ही आपने नहीं पढ़ा है तो आप ये एयरपोर्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वर्ड पे ध्यान ही नहीं दोगे। तो आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल ड्यूरेशन क्या होता है, मैक्सिमम 20 ईयर्स, पर उसमें एक प्रोविजो आता है कि अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कर रहे हो तो उसके लिए एक हायर ड्यूरेशन अलाउड है, विच इज 30 ईयर्स। आई ख्याल में। तो एयरपोर्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, तो इस केस में आपका ड्यूरेशन कितना आएगा, 30 ईयर्स प्रोविजो में कवर होगा और 30 ईयर्स का ड्यूरेशन अलाउड होगा, ठीक है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब ये मैं बोलूंगा मीडियम क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें मैं अपनी गलती भी मानता हूं, ठीक है। मैंने जो सजेस्टेड आंसर इसमें दिए थे, इसमें जो मैंने आंसर रिलीज किए थे, वो मेरा भी गलत आंसर था, मुझे बाद में रियलाइज हुआ है। बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट वाला पॉइंट था जो मुझसे एरर हुई है, मैं एक्सेप्ट करता हूं उसको। और मैंने क्या गलती की थी मैं आपको बताता हूं, ठीक है। आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3, पीके लिमिटेड issued 20,000 equity shares of 25 rupees each for public subscription. The issue was underwritten by P, Q and R. यहां पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। 3 अंडरराइटर्स हैं और उनका परसेंटेज अंडरराइटिंग का ग्रॉस लाइबिलिटी है 25%, 30%, 25%, ठीक है। टोटलिटी का 25%, 30% और 25%। तो अगर आप थोड़ा भी ध्यान दोगे तो आपको क्लिक हो जाएगा कि इनका टोटल 100% नहीं हो रहा है, मतलब ये पार्ट अंडर राइटिंग है, पूरा इशू अंडरराइट नहीं हुआ है, पार्ट अंडरराइटन हुआ है। और जो भी अंडरराइट नहीं हुआ है उसकी ऑब्लिगेशन कंपनी के ऊपर आएगी, ठीक है। तो टेबल बना लेते हैं टिपिकली जैसे हम बनाते हैं, ठीक है। PQR, ठीक है। बोलो ग्रॉस लाइबिलिटी कितनी आएगी, डायरेक्टली परसेंटेज ले लो, ठीक है। 20,000 इंटू 25% तो आएगा 5,000, इंटू 30% करोगे तो आएगा 6,000 और 25% आएगा 5,000, ठीक है। 565 यानी कि 16,000 ये आएगा टोटल। और इशू है 20,000 का, मतलब 4,000 जो शेयर्स हैं वो अंडरराइट हुए ही नहीं है, तो उसकी ऑब्लिगेशन कंपनी को लेनी होगी, ठीक है।
फिर है द कंपनी रिसीव्ड 13,000 एप्लीकेशन, ठीक है, कंपनी को टोटालिटी में 13,000 एप्लीकेशन मिले, ऑफ विच मार्क्ड एप्लीकेशन ऑफ पी क्यू आर वेयर 4,000, 3,000, 4,000, ठीक है, तो ले लो मार्क्ड एप्लीकेशन 4,000, 3,000, 4,000, ठीक है। अब इसका टोटल मार लो, 434 कितना होता है 11,000, ठीक है, मतलब इसमें अनमार्क्ड एप्लीकेशन भी है। टोटल 13,000 है, उसके अंदर मार्क्ड का आपने टोटल लिया तो वो आता है 11,000, मतलब रिमेनिंग 2,000 क्या है अनमार्क्ड एप्लीकेशन। तो अब यहां पे ये जो सिचुएशन है ये थोड़ी अलग सिचुएशन है, दिस इज नॉट अ नॉर्मल सिचुएशन। नॉर्मली जो आप अनमार्क्ड एप्लीकेशन का करते हो वैसा आप यहां पे नहीं कर सकते, जो मैं भी भूल गया, ठीक है, मैंने भी क्या किया अनमार्क्ड बांट दिया सबको, तो नहीं बांट सकते, क्योंकि अगर आप अनमार्क्ड इनमें बांट दोगे मतलब जितना भी है 25%, 30%, जितना इनका ग्रॉस लेवल वो भी नहीं बांट सकते। क्यों नहीं बांट सकते? अनमार्क का मतलब क्या होता है याद करो, एकदम बेसिक्स, स्टिक टू बेसिक्स। बेसिक्स क्या है बोलो? मार्क्ड का मतलब है कि जो अंडरराइटर्स के थ्रू आए, और अनमार्क्ड का मतलब क्या है जो अंडरराइटर के थ्रू नहीं आए, मतलब जो कंपनी के नाम से आए होंगे। अरे कंपनी का खुद का नाम है, क्या कंपनी के नाम से कोई डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकता? कर सकता है। तो अगर इस केस में आप अनमार्क्ड जो 2,000 है वो पूरा का पूरा कंपनी को नहीं बांटोगे तो फिर कंपनी के इसमें आएगा ही क्या? समझ रहे हो ना? यहां पे फुल अंडरराइटिंग नहीं हुई है, 20% का जो इशू है उसकी लाइबिलिटी अभी भी कंपनी के ऊपर है। समझ रहे हो क्या? ये सिचुएशन अलग है। तो ये जो 2,000 है ये पूरा का पूरा कंपनी के इस पे एलोकेट होगा, वो अंडरराइटर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता। समझ रहे हो? ये आपको कंसेप्ट अप्लाई करना है। अनमार्क्ड मींस कि वो कंपनी के नाम से आए हैं, वो अंडरराइटर्स के नाम से नहीं आए हैं, तो वो हम अंडरराइटर्स को उसका थोड़ा भी बेनिफिट नहीं देंगे, पूरा का पूरा कंपनी के थ्रू आया है ऐसा हम मानेंगे। समझ रहे हो? तो ये ध्यान रखना है, ये लिख लेना है, अलग से कंसेप्ट है ये, ठीक है। और ये अलग ही सिचुएशन है इसलिए ऐसा हो रहा है, हर सिचुएशन में ऐसा नहीं होगा। अगर आपका फुल अंडरराइटिंग हुआ है, अगर पूरा इशू अंडरराइटर्स ने अंडरराइट किया है, कंपनी का कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है, तो आप अनमार्क भी बांट दोगे। समझ रहे हो? लेकिन अगर कंपनी का लाइबिलिटी आ रहा है क्योंकि फुल अंडरराइटिंग नहीं हुआ है, पार्शियल अंडरराइटिंग ही हो रहा है, तो इन दैट केस अनमार्क जो एप्लीकेशन है वो आप अंडरराइटर्स में नहीं बांट सकते, उसका पूरा क्रेडिट कंपनी को ही जाएगा और वो कंपनी के नाम से आए हैं ऐसा माना जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान देना है, ट्रीटमेंट पे ध्यान देना है। ठीक है, तो यहां मतलब कुछ और आएगा ही नहीं, अनमार्क्ड यहां आएगा ही नहीं और कुछ है नहीं। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, सीधे आपका नेट लाइबिलिटी आ जाएगा। बोलो कितना आएगा? 5 - 4 1,000, 6 - 3 3,000, 5 - 4 1,000। ठीक है, तो 131 ए ऑप्शन आएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आएगा, 1,000 3,000 1,000। ठीक है, तो इसमें मेरी भी गलती हो चुकी है। ठीक है, मैं क्लियरली एक्सेप्ट कर रहा हूं। तो कंसेप्ट को अच्छे से अपने लैंग्वेज में लिख लेना है, सिचुएशन को अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेना है, तो कब ऐसा होगा कब नहीं होगा सब अपनी लैंग्वेज में अच्छे से लिख लेना है। सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ठीक है, पॉज करके आप आंसर लिखते जाना। वर्किंग नोट्स मैंने अलग से भी दी है, ये जो मेरी फाइल है ये भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे देता हूं, आप आराम से उसको आप बाद में भी रेफर कर सकते हो। ठीक है, चलो बढ़े आगे। समझ में आ गया? अनमार्क्ड यहां पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। अब इनका टोटल भी मार लो, 131 यानी कि 5,000। ठीक है, ओवरऑल आपका कितना आया है? 13,000 एप्लीकेशन आए हैं, 20,000 का इशू है। ओवरऑल डेफिसिट कितना है बोलो? ओवरऑल लेवल पे भी देख लेते हैं। ओवरऑल मेरा डेफिसिट कितना आएगा? 20,000 का इशू है, सब मिला के 13,000 ही आया, मतलब टोटल डेफिसिट है मेरा 7,000, जिसमें से अंडरराइटर्स का कितना आ रहा है? 131 यानी कि 5,000, मतलब बचा हुआ जो कंपनी का है वो आएगा 2,000। समझ रहे हो? अब ये 2,000 कैसे आया? तो कंपनी का अगर आप देखोगे ग्रॉस लाइबिलिटी कितना आएगा? 4,000, 20,000 इंटू 20%। ठीक है, इनका परसेंटेज आप एडअप करोगे 25 30 25 आता है 80%, तो 20% जो बचा हुआ है वो कंपनी को उठाना पड़ेगा। 20,000 का 20% वो आएगा 4,000, फिर पूरा अनमार्क्ड जो है 2,000 वो यहां पे आएगा और बचा हुआ आएगा 2,000। समझ में आ रहा है? तो ऐसा ये पूरा आएगा टोटल पिक्चर। ठीक है, चलो बढ़े आगे। सब लिख लेना, पॉज करके अच्छे से लिख लेना। आगे बढ़ते हैं।
बहुत सिंपल सिंपल थ्योरी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, मैं फटाफट पढ़ते जाऊंगा। अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी इज अ प्री कंडीशन टू गिव इन्विटेशन फॉर सब्सक्राइबिंग ऑफ डिबेंचर्स टू पब्लिक व्हेन इन्विटेशन इज गिवन टू, बोलो कंपनी लॉ का ये पॉइंट है, कंपनी अकाउंट्स में भी दिया हुआ है। 500 इसका आंसर आता है कि अगर 500 से ज्यादा लोग हैं तो आपको इन्विटेशन देना पड़ता है। अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी इज अ प्री कंडीशन, कि जब भी आप डिबेंचर्स के थ्रू ये करना चाहते हो तो आपको डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना मैंडेटरी होता है। अगर नंबर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स कितने होने वाले हैं, 500 से ज्यादा होने वाले हैं, तो आपको डिबेंचर ट्रस्टी पहले अपॉइंट करना पड़ेगा। प्री कंडीशन बन जाती है, पहले डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इन्विटेशन देके पैसा कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। 500 का ये आता है नंबर, ठीक है, मोर देन 500। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर ये भी बहुत सिंपल था, ठीक है, कुछ कुछ बहुत ही इजी क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। ये फोर्थ क्या है सर, ये इजी है, ठीक है। फिर फिफ्थ भी क्या है, इजी है, बहुत ही इजी है, सब मेरे पॉकेट बुक में कवर्ड है। द अमाउंट रिमेनिंग invested or deposited in the specified securities shall not at any time fall below dash of the amount of debentures maturing during the year ended 31st March of every year। बोलो कितना अमाउंट इन्वेस्ट या डिपॉजिट करना होता है, 15%। 15% आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। ये डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व की बात नहीं हो रही है, ये डिबेंचर रिडम्पशन फंड की बात हो रही है। कितना पैसा इन्वेस्टेड रखना है, 15%, ठीक है। ये थ्योरी में आता है, आपने पढ़ा होगा, तो ये काफी इजी था। आगे बढ़ते हैं, अब ये भी काफी इजी है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ध्यान दो। एसएस लिमिटेड, ये भी मैं इजी में काउंट करूंगा, ठीक है। एसएस लिमिटेड परचेस्ड 15,000 रुपीज 8% ओन डिबेंचर्स, ठीक है। ओन डिबेंचर्स, डिबेंचर्स का एक क्वेश्चन है, तो 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है ऑफ 1000 ईच, ठीक है। फेस वैल्यू है 1000 और टोटल आपने कितने ओन डिबेंचर्स परचेज किए हैं, 15,000 फेस वैल्यू के। तो कितने डिबेंचर्स, ओन डिबेंचर्स खरीदे होंगे, 15,000 रुपीज डिवाइडेड बाय 1000 रुपीज, तो आपने 15 नंबर ऑफ ओन डिबेंचर्स खरीदे, ठीक है। और उसमें आपने कितने में खरीदा है, ऑन 30 सितंबर खरीदा है, ठीक है। डेट इंपॉर्टेंट होती है इसमें, आपको पता ही होगा। तो 30 सितंबर को आपने बाय किया है एट 960, और ये जो प्राइस है इट इज कम इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट है मतलब इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। 960 रुपीज ये जो प्राइस है जो कोट की गई है, जो आप पे कर रहे हो, इसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। दिस इज द कम इंटरेस्ट प्राइस, ठीक है। If interest is payable on 30th June and 31st December, the amount debited to own debentures account at the time of purchase would be, बोलो own debentures का अमाउंट कितना है वो आपसे पूछा है, तो 960 रुपीज जो आप पे कर रहे हो ये पूरा own debentures का अमाउंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, ये कम इंटरेस्ट प्राइस है। तो बेसिकली आपको करना क्या है, आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट को उसमें से हटाना है, और जो बचा हुआ अमाउंट है वो ओन डिबेंचर्स में डेबिट होता है, ठीक है। बोलो, तो उसके लिए आपको ड्यूरेशन निकालना पड़ेगा, एक्सपायर्ड पीरियड आप जिसको कहते हो। एक्सपायर्ड पीरियड कैसे निकालते हैं कि पिछला इंटरेस्ट कब पे हुआ है। आपने बाय किया है 30 सितंबर को, 30 सितंबर के पहले बिफोर कौन सा लेटेस्ट इंटरेस्ट का पेमेंट हुआ होगा, 30 जून, ठीक है। दो ही डेट है, 30 जून 31 सितंबर, तो पिछला डेट कौन सा आएगा, 30 जून। तो 30 जून तक इंटरेस्ट पे हो चुका है। अब एक्सपायर्ड पीरियड कहां से चालू होगा, 1 जुलाई से। जुलाई, अगस्त, सितंबर, पूरा सितंबर भी आएगा क्योंकि 30 सितंबर पे आपने लिया हुआ है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो एक्सपायर्ड पीरियड आएगा 3 मंथ्स। 3 मंथ्स का अक्रूड इंटरेस्ट है उसके अंदर, जो आपने 960 रुपीज के अंदर पे किया हुआ है, ठीक है। बोलो कितना आएगा, इसका पूरा मैं कैलकुलेशन बताता हूं। पहले हम निकालेंगे अमाउंट पेड, ठीक है, पूरा पेमेंट कितना किया है, अमाउंट पेड। बोलो अमाउंट पेड कितना किया होगा, आपने 15 डिबेंचर लिए हैं, ठीक है। 15 डिबेंचर कैसे आए, 15,000 पूरा फेस वैल्यू दिया हुआ है रुपीज में, 1000 एक का वैल्यू है, तो 15 डिबेंचर आपने लिए होंगे, और पर डिबेंचर आपने कितने में लिया है, 960 रुपीज में। तो आपने कितना पैसा पे किया होगा, 960 इंटू 15, तो आपने अमाउंट पे किया होगा 14,400। ये टोटल अमाउंट है, इसमें ओन डिबेंचर्स का भी अमाउंट आ गया, इसमें इंटरेस्ट का भी अमाउंट आ गया, ये टोटल अमाउंट पेड है। अब इसमें से सिर्फ आपको क्या करना है, इंटरेस्ट माइनस करना है, एक्सपायर्ड पीरियड का इंटरेस्ट माइनस करना है। अब मुझे बताओ इंटरेस्ट काय पे निकलता है, फेस वैल्यू पे, ठीक है, ये गलती नहीं करनी है। तो 15,000 फेस वैल्यू है इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है 8%, कितने मंथ्स एक्सपायर्ड पीरियड में आते हैं, 3 मंथ्स, डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3, ठीक है, निकालो 15,000 इंटू 8% डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3, तो अक्रूड इंटरेस्ट कितना होगा, 300, ठीक है, माइनस करना है, मतलब
है पॉजिटिव पर हमको माइनस करना है, ठीक है, उसमें से हटाना है क्योंकि उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, वो कम इंटरेस्ट प्राइस है। तो हटाएंगे तो पता चलेगा कि ओन डिबेंचर्स में कितना अमाउंट डेबिट होगा, 14,100। आए ख्याल में? सिंपल कैलकुलेशन है। इसकी एंट्री भी बता देता हूं, बोलो क्या आएगा। ओन डिबेंचर्स डेबिट 14,100, इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स डेबिट 300, टू डायरेक्टली आप बैंक अकाउंट कर सकते हो 14,400। ठीक है, ये एंट्री पास होती है। तो आपको ये पूछा है कि कितना अमाउंट डेबिट होगा ओन डिबेंचर्स अकाउंट में। ठीक है, सिंपल है, लिखो फटाफट, पॉज करके आप लिख लो। ठीक है, पॉज करके लिख लो आराम से। आगे बढ़ते हैं। फिर ये भी थोड़ा सा एक्चुअली सेबी का क्वेश्चन है। ठीक है, सेबी में तो आप पढ़ते ही हो, सेबी के एंगल से अगर मैं बताऊं तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने सेबी की प्रिपरेशन की हो और आपने ये पढ़ाई ना हो। समझ रहे हो? अकाउंट्स में इतना मैं फोकस नहीं करता हूं सेबी रिलेटेड प्रोविजंस पे, क्योंकि सेबी में ऑलरेडी आप ये सब बहुत डिटेल में पढ़ते हो। ठीक है, तो और अकाउंट्स पढ़ाते समय पता नहीं रहता कि भाई आपने सेबी उसके पहले पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ है। पढ़ा हुआ है तो चलो बहुत आसानी से समझ में आ जाता है, पर जिन लोगों ने सेबी पढ़ा ही नहीं है, पहले अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, तो उनको थोड़ा समझाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सेबी गाइडलाइंस आपको पता ही है थोड़े बहुत ही अलग होते हैं, बहुत बेसिक नहीं होते हैं। जैसे कंपनीज एक्ट के प्रोविजन बहुत बेसिक होते हैं, नहीं भी पढ़ा होता है ना तो आपको समझाया जा सकता है, क्योंकि बहुत ही प्लेन ईजी लैंग्वेज होती है। सेबी गाइडलाइंस थोड़ी अलग होती है, ठीक है, तो वो थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये आप सेबी के हिसाब से देखोगे तो काफी इजी क्वेश्चन है, ध्यान दो। अ कंपनी प्लान्ड टू बाय बैक इट्स ओन शेयर्स और डिबेंचर्स और सिक्योरिटीज फॉर कंसिडरेशन ऑफ 200 करोड़। ठीक है, आपको आप शेयर बायबैक कर रहे हो, दिया नहीं है कौन से शेयर्स, इक्विटी मान लो, 200 करोड़ का उसका कंसिडरेशन रहने वाला है। फॉर दिस एज पर सेबी रेगुलेशंस 2018, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज रेगुलेशन 2018, एस्क्रो अकाउंट दैट शुड बी पेबल इज, बोलो याद आ रहा है कि एस्क्रो अकाउंट में कुछ अमाउंट ट्रांसफर करना पड़ता है फॉर परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, सिक्योरिटी ऑफ परफॉर्मेंस के लिए कुछ अमाउंट आपको बिफोर वो जो टेंडर ऑफर होता है, टेंडर ऑफर देने के पहले ही कुछ अमाउंट एस्क्रो अकाउंट ओपन करके उसमें आपको डिपॉजिट करना होता है। उसके आप मोड्स या फॉर्म्स ऑफ डिपॉजिट भी पढ़ते हो, याद आ रहा है? तो अमाउंट आपको निकालना है, उसमें आपको याद होगा स्लैब होते हैं। ठीक है, कि अगर आपका कंसिडरेशन अप टू 100 करोड़ है तो 25% ऑफ द कंसिडरेशन। अगर आपका कंसिडरेशन 100 करोड़ के ऊपर है, जो कि हमारे केस में है, हमारे केस में कंसिडरेशन इज मोर देन 100 करोड़, तो वो स्लैब वाला अप्लाई होगा कि अप टू 100 करोड़ एट द रेट ऑफ 25%। तो 100 करोड़ का 25% 25 करोड़, एंड अबव 100 करोड़ जितना भी है उस पे लगेगा 10%। बोलो अबव 100 करोड़ कितना आएगा? टोटल 200 माइनस 100, तो वो 100 करोड़ ही आएगा। 100 करोड़ का 10% वो आएगा 10 करोड़, तो टोटल एस्क्रो अकाउंट का अमाउंट आएगा 35 करोड़। है इजी? है कि नहीं इजी? बेसिक है, ठीक है, अगर आपने ये रेगुलेशन पढ़ा है तो इट्स अ वेरी बेसिक एंड इजी कैलकुलेशन। ठीक है, यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। फिर से बेसिक क्वेश्चन है, कंपनी कैन इशू विच टाइप ऑफ डिबेंचर्स विथ वोटिंग राइट्स एट पार विथ शेयर होल्डर्स, with limited voting rights for specified items only, without any voting rights only, with voting rights to debenture trustee only। अब ये कौन से वोटिंग राइट्स की बात की जा रही है? जनरल मीटिंग की, कि जो मेंबर्स की मीटिंग होती है, जो नॉर्मल शेयर होल्डर्स मीटिंग्स होती हैं, उसमें वोटिंग पावर आप डिबेंचर्स को दे सकते हो क्या? तो आंसर इज नो। तो हमेशा वो क्या होगा? विदाउट एनी वोटिंग राइट्स। ठीक है, क्लास मीटिंग्स अलग होती हैं, क्लास मीटिंग अलग ही है। ठीक है, यहां क्लास मीटिंग्स को आपको कंसिडर नहीं करना है। नॉर्मल जो जनरल मीटिंग का वोटिंग पावर है वो आप नहीं दे सकते, विदाउट एनी वोटिंग राइट्स ओनली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर ये भी बहुत ही देखो बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी इजी है। इन केस कंपनीज अदर देन लिस्टेड कंपनी डैश हैज द राइट टू डिटरमाइन द एक्साइज प्राइस अंडर ईसॉप। बोलो ईसॉप का एक्सरसाइज प्राइस कौन डिसाइड करेगा अदर देन लिस्टेड कंपनी? अगर आप मतलब अनलिस्टेड कंपनी हो तो एक्सरसाइज प्राइस कौन डिसाइड करता है? कंपनी खुद करती है। जो ईसॉप अनाउंस कर रहा है कंपनी खुद ही एक्सरसाइज प्राइस डिसाइड करती है, इसमें और कोई किसी का लेना देना ही नहीं है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, कंसेप्ट बेस्ड ही है। फिर ये भी बहुत ही चिल्लर क्वेश्चन है,
द वोटिंग पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स ऑफ द कंपनी शैल नॉट एक्सीड 74%। याद आ रहा है, इसमें अमेंडमेंट भी आया था। तो एट एनी पॉइंट इन टाइम, तो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये थोड़ा भारी क्वेश्चन है, ठीक है। ये आई थिंक इंड एएस 1 पे है, इंड एएस 1 का एक क्वेश्चन है। कुछ कुछ जो मेरे हिसाब से ऑड क्वेश्चंस हैं या टफ क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। ये ऑड कहेंगे, एएस के कुछ ऑड क्वेश्चंस भी आए हैं, मतलब जो इंडिविजुअल एएस के क्वेश्चंस आए हैं जो मैं नहीं एक्सपेक्ट करता कि आपने कवर किए होंगे, ठीक है। तो मैं यहां इंडिविजुअल एएस या इंड एएस वही मैं वो लिखता हूं, ठीक है। तो ये इंड एएस 1 का क्वेश्चन है, द बेसिस, ठीक है, द बेसिस फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि जो भी आप नॉर्मल जो आपके यूजर्स होते हैं उनको जो भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के देते हो उनको कहते हैं जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसका बेसिस क्या होता है, क्यों वो बनाते हैं, ताकि वो कंपेयर किए जा सकें। कंपेरेबिलिटी के लिए ये जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं कि जो भी यूजर्स हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर कर पाएं ताकि वो अपना अपना डिसीजन ले पाए, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल इंड एएस के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये भारी है, इसको मैं टफ लिखूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर ये भी थोड़ा इजी क्वेश्चन है, कैश फ्लो स्टेटमेंट एज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हेल्प्स इन असेसिंग, क्या असेस करने में हेल्प करता है। नंबर 1 लिक्विडिटी, ऑफ कोर्स यस। सॉल्वेंसी, आई वुड से यस, सॉल्वेंसी में भी हेल्प करता है। और एफिशिएंसी इन द कैश मैनेजमेंट, ठीक है। मतलब ए और सी तो है ही, ठीक है, ए और सी तो कंफर्म है। सॉल्वेंसी थोड़ा एक्चुअली लॉन्ग टर्म होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट थोड़ा शॉर्ट टर्म होता है। तो ए और सी बोथ का ऑप्शन होता तो मैं वो टिक कर लेता, समझ रहे हो। आपको वही कह रहा हूं, एमसीक्यू के हिसाब से परफेक्ट एमसीक्यूज क्या है, बन नहीं पाते, कहीं ना कहीं ऐसे थोड़े से अजीबोगरीब एमसीक्यू बनते हैं, तो मैं समझ सकता हूं, ठीक है। तो आप सिर्फ ए भी नहीं बोल सकते, सिर्फ सी भी नहीं बोल सकते, ठीक है। तो इसीलिए आंसर आएगा ऑल ऑफ अबाउ। सॉल्वेंसी को भी मैं इंक्लूड कर रहा हूं, ठीक है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट से ये सब असेस करने में हेल्प होती है, क्लियर है। तो ये भी इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अब ये थोड़ा मैं मीडियम में रखूंगा, अगर आपने पढ़ा है इसके बारे में तो ही आपको आएगा, काफी लोगों ने नहीं पढ़ा होता, ठीक है। इफेक्टिव कैपिटल का एक कैलकुलेशन आता है, अगर आपने पढ़ा होगा, कंपनी लॉ में भी आता है ये, कि इफेक्टिव कैपिटल आपको निकालना होता है, क्योंकि इफेक्टिव कैपिटल के बेस पे मैनेजरियल रेम्यूनरेशन काउंट होता है इन केस ऑफ लॉसेस। याद आ रहा है शेड्यूल 5 टू द कंपनीज एक्ट, फिर उसमें इन केस ऑफ लॉसेस पूरा टेबल आप पढ़ते हो, टेबल ए टेबल बी, ए और बी, ठीक है। तो उसमें फिर आप पढ़ते हो इफेक्टिव कैपिटल। तो इफेक्टिव कैपिटल कैसे कैलकुलेट होता है वो भी कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है, उस पे ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ा होगा अगर आपने कि इफेक्टिव कैपिटल कैसे कैलकुलेट होता है तो काफी इजी है, बट काफी लोगों ने पढ़ा ही नहीं होता, ठीक है, ये दिक्कत है। आ जाओ, कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, रुपीज इन करोड़ है। अब क्या होता है इफेक्टिव कैपिटल, इफेक्टिव कैपिटल में देखो क्या आता है, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड आता है, ठीक है। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, उसमें आता है आपका पेड अप शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म लोन्स भी आते हैं, सारे रिजर्व्स एंड सरप्लस भी आते हैं, सिर्फ एक ही रिजर्व नहीं आती है, वो है रिवैल्यूएशन रिजर्व। फिर उसमें सारे जो आपके लॉसेस हैं, अक्यूमुलेटेड लॉसेस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, फिक्टिशियस एसेट, सब माइनस हो जाएगा, ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज माइनस होती है, वो है इन्वेस्टमेंट्स, कि अगर आपने अदर कंपनीज में कहीं इन्वेस्ट किया है तो वो इन्वेस्टमेंट्स भी माइनस होती हैं, ठीक है, क्योंकि वो आपके मतलब ऑपरेटिंग बिजनेस में मतलब आपका वो पैसा लगा ही नहीं हुआ है, वो किसी और बिजनेस में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उस पर मैनेजरियल रेम्यूनरेशन क्यों दूंगा मैं, समझ रहे हो। तो मैनेजरियल रेम्यूनरेशन के पर्पज से इफेक्टिव कैपिटल निकालना है, तो इसीलिए उसमें इन्वेस्टमेंट्स माइनस करते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करें, बोलो क्या क्या आता है भाई। पेड अप शेयर कैपिटल आता है 30 CR, लॉन्ग टर्म लोन्स आते हैं 10 CR, अक्यूमुलेटेड लॉसेस माइनस होते हैं, ठीक है, तो ये माइनस होगा, अक्यूमुलेटेड लॉसेस माइनस होते हैं 7, माइनस साइन लेंगे। फिर है शेयर एप्लीकेशन मनी, ये भी आप पढ़ोगे कि पेड अप शेयर कैपिटल जब आप लिख के पढ़ते हो ना, उसमें ब्रैकेट में लिखा होता है एक्सक्लूडिंग शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तो वो नहीं आता, ठीक है। और जो ऊपर पेड अप शेयर कैपिटल आपने लिया है 30 करोड़, इसमें ये इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि अलग से दिया है, अलग से दिया है, इसका क्या मतलब है, शेयर एप्लीकेशन मनी अलग से दिया है, मतलब वो 30 करोड़ पेड अप शेयर कैपिटल में इंक्लूडेड नहीं है और हमको लेना भी नहीं है,
कुछ समझ में आ रहा है? माइनस नहीं होगा, लेंगे ही नहीं बस, क्योंकि वो 30 करोड़ में अगर इंक्लूडेड होता तो हम अलग से माइनस करते। कुछ लिखा हुआ नहीं है तो मैं अलग से भी दिया है तो मैं मानूंगा कि वो 30 करोड़ में इंक्लूडेड नहीं है, तो हमको अलग से माइनस करने की जरूरत नहीं है, और वो एज सच इफेक्टिव कैपिटल में लेते ही नहीं है, तो हम बस उसको इग्नोर करेंगे। ठीक है, तो कुछ आएगा ही नहीं, मतलब आइटम दिया है हमको लेना नहीं है, एक्सक्लूड होता है वो, तो कुछ नहीं करेंगे। फिर है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, यस माइनस होता है, अलग से माइनस करना पड़ता है 0.8 करोड़। और फिर है रिजर्व्स, यस आएगा, पर उसमें लिखा हुआ है इंक्लूडिंग रिवैल्यूएशन रिजर्व ऑफ 1 CR, और टोटल रिजर्व्स हैं 6, मतलब उसमें 1 करोड़ रिवैल्यूएशन रिजर्व इंक्लूडेड है। आप हटा दो क्योंकि रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं आता है और उसमें इंक्लूड हो रखा है, इसीलिए माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो अदर देन रिवैल्यूएशन रिजर्व कितना रिजर्व होगा? 5, जो कि आएगा, ऐड होगा, प्रॉफिट है। बोलो कितना आएगा? 30 प्लस 10 माइनस 7 माइनस 0.8 प्लस 5, तो ये आएगा 37.2, 37.2। ठीक है, तो ये आएगा आपका इफेक्टिव कैपिटल फॉर कैलकुलेटिंग मैनेजर रेम्युनरेशन इन केस ऑफ लॉसेस। क्लियर है? क्लियर है क्या? जो भी डाउट हो भाई कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आई विल ट्राई टू रिप्लाई, आई विल ट्राई। ठीक है, बढ़े आगे, पॉज करके आप लिखते जाओ। तो मीडियम टाइप है, आगे बढ़ते हैं। फिर ये भी बहुत इजी है, ठीक है, मतलब कंसेप्ट आता होगा तो इजी है। बोलो, टी लिमिटेड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट्स रिकॉर्ड्स एज ऑन 31 मार्च 2022। टोटल टर्नओवर है 870 करोड़, जीपी है 11 करोड़, एनपी है 4.7 करोड़, पेड अप शेयर कैपिटल है 400 करोड़, टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स, टोटल वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी सब दिया है। आपसे पूछा है, ये आई थिंक पहली बार आया है, अलग क्वेश्चन है। ठीक है, अलग है लेकिन ईजी है। The company is liable to constitute CSR committee in 2022-2023 as per the criteria of, कि ये बता रहे हैं कि yes company is liable। आप ये बताओ कि कौन से क्राइटेरिया अप्लाई हो रहा है, क्योंकि 3 क्राइटेरिया है, याद आ रहा है? लिमिट्स सेक्शन 135, CSR कमिटी बनाना किसके लिए मैंडेटरी है? नेट प्रॉफिट 5 करोड़ और मोर, नेटवर्थ 500 करोड़ और मोर, टर्नओवर 1000 करोड़ और मोर। तीनों में से एक भी आया तो आप CSR कमिटी बनाने के लिए लायबल हो। तो इसमें बस आपको ये चेक करना है कौन सा पैरामीटर हिट हो रहा है, किस पैरामीटर के वजह से CSR कमिटी बनाने के लिए लायबल है। बोलो, पहले चेक करो, एनपी 5 करोड़ और मोर है क्या? एनपी कितना है? 4.7, लेस देन 5 करोड़ है, मतलब ये एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। फिर आता है नेटवर्थ 500 CR और मोर। अब मुझे बताओ नेटवर्थ कैसे निकलता है? नेटवर्थ का फॉर्मूला क्या है? टोटल एसेट्स माइनस टोटल आउटसाइड लाइबिलिटी। दिया हुआ नहीं है, आपको निकालना है, तो यहां मैं ऊपर निकाल रहा हूं, नेटवर्थ इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज, तो 1250 माइनस 300, तो ये आएगा 950 CR। ठीक है, 950 CR आएगा। अब कुछ लोगों को ऐसा भी क्लिक होगा, अरे सर वो पेड अप शेयर कैपिटल दिया है ना ऊपर, उसमें प्रॉफिट जोड़ दो। ऐसा नहीं होता, ये आप कर भी सकते हो, लेकिन कब करना पड़ेगा ये सब? अगर ये टोटल एसेट और लाइबिलिटी नहीं दिए होते तो। अब क्योंकि डायरेक्टली आपको दिया हुआ है, नेटवर्थ की डेफिनेशन ही है टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटी, तो आप उसको इग्नोर करके वो सेकंड ऑप्शन नहीं यूज कर सकते ना, जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है जिससे वो नॉर्मली निकलता है, उसको इग्नोर करके जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में यूज होता है वो थोड़ी यूज कर सकते हैं। समझ रहे हो? तो 950 CR है, 500 और मोर में आ जाता है। ठीक है, मतलब नेटवर्थ का क्राइटेरिया अप्लीकेबल हो रहा है। टर्नओवर भी चेक कर लो, टर्नओवर 1000 करोड़ और मोर कितना है? 870। 1000 करोड़ और मोर नहीं है, तो ये भी अप्लाई नहीं हो रहा है। तो कौन सा अप्लाई हो रहा है? नेटवर्थ। तो कौन से क्राइटेरिया के वजह से CSR कमिटी का प्रोविजन अप्लाई हो रहा है? नेटवर्थ। है सिंपल, मेरे हिसाब से तो सिंपल है। ठीक है, अगर आपको बेसिक अकाउंटिंग आती है, बेसिक आपको नेटवर्थ कैलकुलेट करने आता है, और अगर आपको इसका लॉ पता है, तो मुझे नहीं लगता कि ये कुछ खास टफ है। ठीक है, इजी है। लिखो, बढ़े आगे, चलो। फिर है, फटाफट पढ़ते जाते हैं। ठीक है, अब ये भी थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। ठीक है, वर्ड टू वर्ड पूछ लिया है। द डायरेक्टर और एम्प्लॉई ऑफ कंपनी हु
वो क्या करता है, डैश विद द रिलेटेड पार्टी अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ 188 शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी। तो ये क्या करेगा रिलेटेड पार्टी के साथ, तो वो पेनल्टी के लिए लायबल होगा। तो ऑप्शन है एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, अगेंस्ट द प्रोविजंस, यानी प्रोविजंस ऑफ 188 आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट करोगे, ऑथराइज करोगे या कॉन्ट्रैक्ट को, या ऑथराइज करोगे कोई अरेंजमेंट को, या कोई भी एक काम करोगे तो भी आप फंस जाओगे। मतलब वो लॉ में क्या लिखा है वो आपको पूछा है, लॉ में क्या लिखा है वो पूछा है, ठीक है। तो वो एनी है, कोई भी एक चीज करोगे, तीनों में और लिखा रहता है। आप एंटर करोगे तो भी फंसोगे, आप ऑथराइज करोगे सिर्फ तो भी फंसोगे, तो भी आपको पेनल्टी लगेगी, और आप अरेंजमेंट ऑथराइज करते हो तो भी आप फंसोगे। और लिखा है, मतलब तीनों में से कोई भी एक काम किया तो भी अगेंस्ट में अगर आप जाते हो 188 के तो आपको पेनल्टी लगेगी, ठीक है। तो एनी ऑफ अबव आएगा, कोई एक भी किया या जो भी है ऑल किया सब आता है, एनी ऑफ अबव। तो ये लॉ बेस्ड थोड़ा क्वेश्चन है, इसको मैं टफ मान लेता हूं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, टफ है ये। फिर बोलो, ये भी इजी है, सिटिंग फी कौन डिसाइड करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। ये बेसिक लॉ है कि सिटिंग फी जो होती है आप देते हो बोर्ड या कमिटी मीटिंग्स में डायरेक्टर्स को, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं। फिर ये भी काफ़ी इजी था, बोलो, ये भी शायद आई थिंक रीसेंट अमेंडमेंट्स पे ही बेस्ड है, कंपनी लॉ में भी आपने पढ़ा होगा। इफ अ कंपनी स्पेंड्स एनी अमाउंट एज CSR इन अ ईयर इन एक्सेस, ठीक है, अगर आपने जो खर्चा आपको करना है 2% ऑफ नेट प्रॉफिट, उससे अगर आपने ज्यादा खर्चा कर दिया तो वो एक्सेस का क्या होगा, तो वो आप कैरी फॉरवर्ड करना अलाउड है। फ्यूचर के ईयर्स से आप उसको सेट ऑफ कर सकते हो, तो फ्यूचर के 3 ईयर्स तक उसको कैरी फॉरवर्ड करके आप सेट ऑफ कर सकते हो, अलाउ किया गया है। तो वो 3 ईयर्स का क्वेश्चन है, ठीक है। द सेड एक्सेस अमाउंट शैल बी सेट ऑफ अगेंस्ट द रिक्वायरमेंट टू स्पेंड अंडर 135 सबसेक्शन 5 अप टू इमीडिएटली सक्सीडिंग हाउ मेनी ईयर्स, तो 3 ईयर्स तक आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। बढ़े आगे, अ होल्डिंग कंपनी कैन होल्ड शेयर्स ऑफ सब्सिडरी, ठीक है, ऑब्वियसली, बट सब्सिडरी कैन नॉट होल्ड शेयर्स ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी, ठीक है, आप पढ़ चुके हो, लॉ में भी आता है, अकाउंट्स में भी हम पढ़ चुके हैं। दिस रेस्ट्रिक्शन डज नॉट अप्लाई टू, मतलब उसमें एक्सेप्शन आते हैं ना कि कब कब सब्सिडरी जो है वो होल्डिंग में शेयर होल्ड कर सकती है, आई थिंक 2-3 सिचुएशंस आती हैं, ठीक है। तो उसमें से कौन सी है वो आपको बताना है, कौन से केस में ये जो रेस्ट्रिक्शन है ये अप्लाई नहीं होगा। एक्सेप्शन मतलब आपसे पूछा गया है, पहला है फॉरेन सब्सिडरी कंपनी, सेकंड है इन्वेस्टमेंट कंपनी, थर्ड है सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग शेयर एज अ ट्रस्टी, और फोर्थ है गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। पढ़ा होगा अगर आपने वो लॉ तो आपको क्लिक हो जाएगा, तो वो है ट्रस्टी, कि एज अ ट्रस्टी अगर आप उसको होल्ड कर रहे हो, बरोबर, एज अ ट्रस्टी अगर आप होल्ड कर रहे हो तो वो अलाउड है, ठीक है। और भी आई थिंक 2 एक्सेप्शंस और आते हैं, इन 4 में से एक ही है वो, व्हेन द सब्सिडरी कंपनी होल्ड शेयर्स एज अ ट्रस्टी, ठीक है। आगे बढ़े, इजी क्वेश्चन था ये भी इजी था, ठीक है, ये भी इजी था, सब इजी क्वेश्चंस है। आगे बढ़ते हैं, अब ये भी इजी है, ठीक है। बोलो, बोनस शेयर्स का एडजस्टमेंट है इसके अंदर, और आपको कॉस्ट ऑफ कंट्रोल पूछा है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल आफ्टर द इशू ऑफ बोनस शेयर्स, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशंस हैं लेकिन इजी है, कंसेप्ट वाइज थोड़ा सा इजी है। आ जाओ, एस लिमिटेड हैज अ कैपिटल ऑफ 4 लाख इन शेयर्स ऑफ 100 ईच, आउट ऑफ विच एच लिमिटेड परचेस्ड 3/4 ऑफ द शेयर्स। 3/4 शेयर्स आपने ले लिए हैं, मतलब 3/4 शेयर होल्डिंग है, मतलब 75% होल्डिंग कंपनी होल्ड करती है और 25% माइनॉरिटी इंटरेस्ट है, ठीक है। और कितने में आपने ये शेयर्स खरीदे, इन्वेस्टमेंट्स कितने में खरीदे हैं, 4,80,000, तो ये आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, ठीक है। फिर है प्रॉफिट ऑफ एस लिमिटेड, सब्सिडी का प्रॉफिट था एट द टाइम ऑफ परचेस, एट द टाइम ऑफ परचेस, समझ रहे हो, एट द टाइम ऑफ परचेस जो भी प्रॉफिट होता है उसको आप क्या बुलाते हो, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, ठीक है। ये आपको प्री एक्विजिशन प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट ऑफ एस लिमिटेड एट द टाइम ऑफ परचेस ऑफ शेयर्स बाय एच लिमिटेड वाज 1,20,000, तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स आपको दिए 1,20,000। इफ एस लिमिटेड डिसाइडेड टू मेक अ बोनस शेयर आउट ऑफ प्री एक्विजिशन, समझ रहे हो, इन्हीं प्री एक्विजिशन से ही बोनस शेयर अगर दिए जा रहे हैं ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 5 हेल्ड, देन द कॉस्ट ऑफ कंट्रोल आफ्टर द इशू ऑफ बोनस शेयर विल बी। समझ में आ रहा है कुछ, मतलब आपको स्टेप बाय स्टेप सोचना है, इसमें आप डायरेक्टली आंसर मत सोचो। पहले तो आपको जो फिगर्स दिए हैं वो बिफोर बोनस है, ठीक है, सब नंबर्स बिफोर बोनस इशू हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा,
बोनस का इंपैक्ट देना पड़ेगा, बोनस का इफेक्ट देना पड़ेगा, और बोनस के बाद कितना कैपिटल है, कितने रिजर्व्स हैं, वो आपको निकालने हैं। और फिर जैसे नॉर्मली आप कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालते हो, नॉर्मली निकालना है, ठीक है। सिर्फ बोनस शेयर्स का इंपैक्ट देना है, ठीक है। बोलो क्या करेंगे? बोनस से क्या होता है? बोलो, बोनस से क्या होता है? बोनस से आपके रिजर्व्स कम होते हैं, क्योंकि वो रिजर्व से ही होता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व होता है। और यहां दिया हुआ है कि प्री प्रॉफिट से ही वो दिया जा रहा है, तो वो प्री प्रॉफिट में से माइनस हो जाएगा, प्री प्रॉफिट्स यूज हो जाएंगे, प्री प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। और एट द सेम टाइम इक्वल अमाउंट का शेयर कैपिटल इशू किया जाएगा, तो उतने ही अमाउंट से शेयर कैपिटल बढ़ेगा। बस ये आपको इफेक्ट देना है। पहले आप ये रेशियो निकाल के अमाउंट निकालो। 1 शेयर आप दे रहे हो फॉर एवरी 5 हेल्ड, 1 फॉर एवरी 5। बोलो कितने आएंगे? वैल्यू निकाल लेते हैं डायरेक्ट। बोलो, एग्जिस्टिंग कैपिटल है 4 लाख, फॉर एवरी 5 हम 1 देंगे। फॉर एवरी 5, फॉर एवरी वाले से क्या होता है? डिवाइड होता है, और जितने आप दे रहे हो उससे मल्टीप्लाई होता है। तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 5 इंटू 1, यानी कि 80,000 रुपीज के बोनस शेयर्स आप दे रहे हो। 80,000 रुपीज के आप बोनस शेयर दे रहे हो, 100 रुपीज का फेस वैल्यू दिया हुआ है, तो आप 800 शेयर्स निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये आपको इफेक्ट देना है। बोलो, बिफोर शेयर कैपिटल, बिफोर कितना है? 4 लाख। बोनस शेयर से शेयर कैपिटल बढ़ता है, तो ये ऐड होगा, ठीक है, ऐड 80,000। तो मेरा आफ्टर बोनस इशू मेरा शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा? 4,80,000। फिर है प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स। बोलो, बिफोर बोनस कितने थे? 1,20,000। अब बोनस में ये यूज होते हैं, यूज होता है मतलब माइनस होते हैं, माइनस 80,000। तो आपके पास कितने बचेंगे? 40,000। समझ रहे हो? तो आफ्टर बोनस इशू मेरे प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स कितने बच जाएंगे? 40,000। अब ये जो वैल्यूज आपकी निकली हैं आफ्टर बोनस इशू, इसके हिसाब से आपको कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालना है, जैसे आप नॉर्मली निकालते हो। बोलो, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो कि दिया हुआ है 4,80,000, माइनस शेयर इन नेट एसेट्स। बोलो, शेयर इन नेट एसेट्स क्या है? शेयर कैपिटल में कितना मेरा शेयर है आफ्टर बोनस इशू? 4,80,000 मेरा शेयर कैपिटल है, इसका 3/4 मेरे पास है, दिया हुआ है 75%, ठीक है। मेरा शेयर इन नेट एसेट कितना है? 3/4। तो 4,80,000 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3, तो इसमें से 3,60,000 आएगा। और प्री प्रॉफिट्स भी आते ही हैं, आपको पता ही है, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स कंसिडर होते हैं इन कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। तो वो बचे हैं सिर्फ 40,000, 40,000 का 3/4 यानी कि 30,000, ठीक है। और ये दोनों फिगर्स माइनस होते हैं। बोलो, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कितना आएगा? पॉजिटिव आया तो गुडविल, नेगेटिव आया तो कैपिटल रिजर्व। बोलो, 4,80,000 माइनस 3,60,000 माइनस 30,000, तो ये आता है 90,000। तो ये आएगा गुडविल, गुडविल आएगी 90,000। क्लियर है? बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अगर आप ये सेकंड पार्ट देखोगे, सेकंड पार्ट तो बहुत इजी है, सिर्फ फर्स्ट पार्ट में आपको पता होना चाहिए कि बोनस का इफेक्ट कैसे देते हैं, ठीक है। बोनस का इफेक्ट कैसे देते हैं? जब वो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से दिया जाता है, तो उसका बस आपको एडजस्टमेंट आना चाहिए, बाकी सब मेरे हिसाब से इजी है। क्लियर है? बढ़े आगे? चलो, लेट्स प्रोसीड। पॉज करके आप लिख लेना। चलो, फिर है, ये भी ट्रीटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, काफी इजी है। अनरियलाइज प्रॉफिट, अनरियलाइज प्रॉफिट इंक्लूडेड इन द स्टॉक, जिसको आप स्टॉक रिजर्व कहते हो, सोल्ड बाय होल्डिंग कंपनी टू सब्सिडरी और सब्सिडरी टू होल्डिंग, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम जो भी हो, शुड बी डैश व्हाइल प्रिपेयरिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ट्रीटमेंट पूछिए, तो आपको पता ही है दो इफेक्ट होते हैं स्टॉक रिजर्व के, दो इफेक्ट होते हैं। एक है कि जिसने वो खरीदा था उसके स्टॉक में से माइनस होता है, और जिसने बेचा था उसके प्रॉफिट में से माइनस होता है, ठीक है। तो इसमें आंसर आता है सी। ए में तो लिखा है सिर्फ स्टॉक से माइनस करो, सिर्फ एक इफेक्ट आता ही नहीं है। बी में भी सिर्फ एक ही इफेक्ट दिया है, एक इफेक्ट आता ही नहीं है, उसके दो इफेक्ट होते हैं, तो ए और बी तो आएगा ही नहीं, ठीक है। सी भी नहीं आ सकता, उसमें लिखा है शोन सेपरेटली ऑन एसेट साइड, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो डिडक्टेड फ्रॉम स्टॉक एज वेल एज पीएनएल अकाउंट, ठीक है, दोनों में से स्टॉक रिजर्व को माइनस किया जाता है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़े आगे। अब है 21, ठीक है। 21 में एक्चुअली आईसीएसआई ने आंसर दिया हुआ है, बट मेरे हिसाब से समहाउ मुझे लग रहा है कि इंफॉर्मेशन मिसिंग है, ठीक है, इंफॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं है,
और मैं उसको सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट पे क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है थोड़ा मैं देख लेता हूँ फिर से कि शेयर कैपिटल दिया हुआ है एच और एस का 5 और 1 लाख, हैज़ अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 30,000 इन द रिजर्व्स ऑन दैट डेट व्हेन एच एक्वायर्ड 8,000, ठीक है। जब एक्वायर किया तब का क्रेडिट बैलेंस दिया है, मतलब ये क्या है, प्री एक्वेशन प्रॉफिट दिए हैं, ठीक है। और आपने 8,000 एक्वायर किया है, 1 लाख है मतलब वो 1,000 होगा और 10,000 होगा, 10,000 में से 8,000 80% होगा, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी दिया हुआ है। एस लिमिटेड डिसाइडेड टू मेक अ बोनस इशू आउट ऑफ पोस्ट एक्वेशन प्रॉफिट्स। मैं ये कह रहा हूं प्रॉफिट्स दिए हैं प्री के, प्रॉफिट आपको प्री दिया है और बोनस इशू हो रहा है पोस्ट से, और पोस्ट प्रॉफिट दिए ही नहीं। ओ नो, वो आते हैं ना म्यूजिक, ओ नो ओ नो नो, वैसा वैसा हो गया है। तो कुछ ड्राफ्टिंग एरर इसमें मेरे हिसाब से हो गई है। इन्होंने प्रॉफिट्स दिए हैं प्री के, पर बोनस इशू का एडजस्टमेंट उसका बेस आपको दे दिया है पोस्ट का, और पोस्ट के प्रॉफिट्स दिए ही नहीं। तो आप कैलकुलेट कैसे करोगे, बोनस को इफेक्ट ही नहीं दे पाओगे, तो फिर आप कैसे माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालोगे, समझ में आ रहा है। इसीलिए मेरे हिसाब से ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। अगर आप कोशिश भी करोगे तो मतलब जबरदस्ती, मतलब मेरे ख्याल से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से गलती है, रॉन्गली ड्राफ्टेड है, और इसमें आईसीएसआई ने एक्सेप्ट भी नहीं किया है अनफॉर्चुनेटली। कोई बात नहीं, आप इग्नोर ही करो, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, टाइम बहुत कम है अपने पास, दोनों के पास। चलो तो कट कर दो सीधे। फिर है 22, द फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions टू बी फॉलो टू अवॉइड स्पेसिफिक डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड। बोलो, बेसिक है, ऑल ऑफ अबव आएगा, तीनों के तीनों हमारे फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption है, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल। फिर आगे बढ़ते हैं, ये भी थोड़ा अंदर अंदर का क्वेश्चन था, ठीक है, मीडियम लेवल का मैं मानूंगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस मेजर फॉर शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएशन इज, कि शेयर होल्डर के लिए आप कितना वैल्यू क्रिएट कर रहे हो, इसके लिए ट्रेडिशनली क्या परफॉर्मेंस मेजर है, कैसे आप मेजर करते हो कि आपने शेयर होल्डर के लिए कितना वैल्यू क्रिएट किया है। तो एक है ईपीएस, शेयर होल्डर्स वैल्यू एडेड, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, मार्केट वैल्यू एडेड, ठीक है। अब यहां पे आपको वर्ड क्या ध्यान देना है, ट्रेडिशनल। अब अगर आप ध्यान दोगे, शेयर वैल्यू, शेयर होल्डर्स वैल्यू एडेड ट्रेडिशनल नहीं है, अभी अभी पैदा हुआ है, अभी अभी शेयर होल्डर्स वैल्यू एडेड, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, मार्केट, ये अभी अभी के रीसेंट फिनोमिनाज हैं, ये अभी भी उतने वाइडली यूज्ड नहीं हुए हैं, तो ये ट्रेडिशनल नहीं हो सकते, ठीक है। एक ही है जो ऑड मैन आउट है, वो है ईपीएस। ईपीएस बहुत समय से अपन यूज कर रहे हैं, तो ये ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस मेजर है फॉर सीइंग द शेयर होल्डर्स वैल्यू क्रिएशन या एडिशन, ठीक है। तो थोड़ा अलग था, ठीक है, थोड़ा अलग था, टफ था। फिर ये थोड़ा इजी है कि सप्लीमेंट्री ऑडिट कंडक्ट किया जा सकता है बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज। तो वो सप्लीमेंट्री ऑडिट कंडक्ट करने के लिए कितना समय होता है, तो वो पढ़ा होगा तो पता होगा, 60 डेज। ये भी लॉ का पार्ट है, लॉ में आता है, कंपनी लॉ में। In case of government company, CNAG within dash days from the receipt of the audit report has the right to conduct supplementary audit. तो वो आता है 60 days from the receipt of audit report. बढ़े आगे। अब ये था सर टफ, ठीक है, ये वाला टफ था जो अभी अपन पढ़ने वाले हैं। मतलब ये मुझे लगता है कि आप चाह के भी कवर नहीं कर सकते। इसमें क्या है, एक प्रॉपर लिस्ट है, मैं आपको दिखा देता हूं, चीजें मैं दिखाते जाता हूं, आपको अंदाजा आते जाएगा। तो वो थोड़ा फाइल ओपन नहीं हो रहा, ठीक है। तो आपके मॉड्यूल में कारो 2016 और कारो 2020, ठीक है, इसका पूरा डिफरेंशिएशन टेबल दिया है, क्लॉज बाय क्लॉज डिफरेंशिएशन दिया है कि पुराने 2016 कारो के हिसाब से 2020 में क्या चेंजेस हैं। फिर उसमें आखिरी आखिरी में कौन कौन से क्लॉज नए ऐड हुए हैं, आई थिंक 5-6 क्लॉजेस नए ऐड हुए हैं। तो पूरा बहुत लंबा 2-3 पेज का टेबल दिया है, तो इतना आई डोंट थिंक आप याद रख पाओगे। और 2016 का आपने पढ़ा ही नहीं है, 2020 भी काफ़ी लोगों ने नहीं पढ़ा, तो वो कंपैरिजन वाली चीज़ें ना आप देखो, एक बार पढ़ लोगे पर कुछ याद वाद आने वाला है नहीं, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा टफ है, इसलिए थोड़ा टफ है, ठीक है। तो इसका आंसर आता है बी, रिपोर्टिंग ऑन कैश लॉसेस, ठीक है, रिपोर्टिंग ऑन कैश लॉसेस। बढ़े आगे। तो आज आप देख लेना, ठीक है। आई थिंक मैंने पॉकेट बुक में ऐड कर दिया है, पॉकेट बुक में मैंने ऐड कर दिया है कि वो जो
6 7 5 6 क्लॉजेस हैं जो भी न्यू ऐड हुए हैं, ठीक है, तो वो मैंने लिस्ट पॉकेट बुक में ऐड कर दी है, ठीक है। चलो बढ़े आगे, मॉड्यूल में सब है, आप देखोगे आपको मिल जाएगा, ठीक है, कोई टेंशन मत लो। चैप्टर नंबर 8 में आई थिंक कारो दिया हुआ है, उसमें आप देख सकते हो। फिर है 26, एज प्रोवाइडेड बाय कंपनीज एक्ट 13 अंडर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एटलीस्ट 2 ऑफ देम शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इन केस ऑफ, मतलब ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की एप्लीकेबिलिटी पे क्वेश्चन है कि अगर आप लिस्टेड कंपनी नहीं हो, ठीक है, लिस्टेड के लिए आपको पता ही है थोड़ा अलग होता है क्लॉज, और जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज हैं उनके लिए लिमिट्स होती हैं जिनको 2 डायरेक्टर्स अपॉइंट करने होते हैं एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, तो वो आपने लिमिट पढ़ी होगी, ये लिमिट बेस्ड क्वेश्चन है। सीएसआर का ऑलरेडी ऊपर हमने क्वेश्चन देखा, वो भी लिमिट बेस्ड क्वेश्चन था, मतलब लिमिट के बेस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, डायरेक्ट नहीं आ रहा है पर इनडायरेक्ट आ रहा है, और इनडायरेक्ट में मतलब आपको लिमिट जब तक पता नहीं है तो आप सॉल्व भी नहीं कर पाओगे, तो लिमिट्स को मतलब आपको स्ट्रेस देना है, फोकस करना है, मल्टीपल टाइम्स रिविजन्स करने हैं, तो लिमिट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा क्या पढ़ा होगा, SLT 10 50 100, ये मैंने शॉर्टकट दिया था आपको, ठीक है। तो शेयर कैपिटल है 10 करोड़ और मोर, ठीक है, लोन्स होता है 50 और मोर या एक्सीडिंग 50, और टर्नओवर होता है 100 और मोर, ठीक है। तो आंसर आता है ऑल ऑफ अबव, ठीक है। तीनों केसेस में मतलब क्लॉज आप पे अप्लाई हो जाएगा, और एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आपको अपॉइंट करने पड़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये आया था टफ क्वेश्चन, अंदर अंदर का क्वेश्चन आया है, ठीक है। कंप्लायंस रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन द एनेक्स्चर 2 फॉर्मेट शेल बी गिवन। अब ये बहुत अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। मैं ऑनेस्टली ऐसा कुछ इतना अंदर अंदर का एकदम छोटा सा क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मतलब ऐसा लग रहा है कि पेपर सेटर की क्या मजबूरी रही होगी, मतलब उसको बेचारे को शायद क्वेश्चन ही नहीं मिल रहे होंगे कि क्या वाहियात क्वेश्चंस उन्होंने डाले हैं, ठीक है। बिल्कुल मतलब मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ पेपर के जो ये 5-6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, ये जो बहुत ही अजीब व गरीब डालते हैं ना, ऐसा लगता है कि शायद उनको क्वेश्चन ही नहीं मिल रहे, जो मिले डाल दो, जो मिले डाल दो, ऐसा होता है, मुझे पता है, क्योंकि मैं टेस्ट सीरीज बनाता हूँ, मुझे पता है आखिरी में जब आप 5-6 क्वेश्चन में अटक जाते हो ना, फिर आप कुछ भी डाल देते हो, ऐसा होता है, ठीक है। तो बस वही है आई थिंक। तो ये आता है एनुअली, एट द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर आपको कॉम्प्लायंस रिपोर्ट देना होता है। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू वैल्यू एडेड कॉन्सेप्ट, ग्रॉस वैल्यू एडेड इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू, बोलो ये आपने पढ़ा होगा कि पहले हम कंप्यूट करते हैं कि कितना वैल्यू एडिशन हुआ है, और फिर हम उसको अप्लाई करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ये तीनों आते हैं, ठीक है, तीनों आते हैं, शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट, फॉर्मेट भी पढ़ाया हुआ है आपको, सब इंक्लूडेड है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब है 29, ठीक है, ये रिवर्स क्वेश्चन है, ये मैं मीडियम कैटेगरी में रखूंगा, इजी भी नहीं है क्योंकि रिवर्स कैलकुलेशंस आधे बच्चों को जमती नहीं है तो उनको वैसे ही टफ लगता है, बट ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, रिवर्स क्वेश्चन है, इजी है, मतलब मैथ्स अच्छा है तो इजी लगेगा, मैथ्स टफ है तो थोड़ा मीडियम है, ठीक है। EC लिमिटेड हैज एन इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन ऑफ 40,000, नॉर्मली हमको इकोनॉमिक वैल्यू एडेड निकालना होता है, इसमें दिया हुआ है, ठीक है, ये उल्टा क्वेश्चन है, इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन आपको दिया हुआ है, ठीक है, एज ऑन 31 मार्च 2022 ड्यूरिंग द ईयर इट्स नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस 72 lakhs and weighted average cost of capital is 12.5%. If the assessable tax rate of company is 30%, the amount of capital employed will be. आपसे कैपिटल एम्प्लॉयड पूछा है, नॉर्मली कैपिटल एम्प्लॉयड दिया रहता है, आपको ईवीए इकोनॉमिक वैल्यू एडेड पूछा होता है, ठीक है। तो ये उल्टा क्वेश्चन है, ऊपर से इसमें देखो फॉर्मूला क्या होता है, बोलो, ईवीए इज इक्वल टू नोपैट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू WACC, ठीक है, ये आपका टिपिकल फॉर्मूला होता है। अब इसमें आपको नोपैट नहीं दिया है, इसमें आपको दिया है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब नोपैट जिसको पता होगा, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, वो हमेशा आफ्टर टैक्सेस होता है, ये आपको बिफोर टैक्सेस दिया है, तो बस आपको टैक्स माइनस करना है एज इट इज, इसको नोपैट आप नहीं मान सकते क्योंकि बिफोर टैक्स लिखा है साफ साफ, और नोपैट हमेशा आफ्टर टैक्स होता है, ठीक है। तो पहले आपको नोपैट निकालना पड़ेगा, बोलो, इसी में मैं डायरेक्टली निकाल लेता हूं, बोलो, ईवीए दिया हुआ है 40,000, नोपैट में निकाल लेता हूं ब्रैकेट में, बोलो 72 lakhs है बिफोर टैक्स, इसमें से माइनस कर लो टैक्स, 30% माइनस कर लो तो ये आगे आ जाएगा
नो पैट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड हमको निकालना है इनटू 12.5% इज द WACC। बोलो एक एक स्टेप कैलकुलेट करो। तो 72 लाख माइनस 30% तो आएगा 50,40,000। 50,40,000 माइनस, बोलो ये कितना आ जाएगा? इसको आप डेसिमल में लिख सकते हो 0.125 कैपिटल एम्प्लॉयड। 12.5% को 100 से डिवाइड करोगे तो 0.125 आ जाएगा और कैपिटल एम्प्लॉयड एज इट इज। बोलो फिर इसको इधर भेजो, ये माइनस है उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये कुछ नहीं है मतलब प्लस है, उस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, बोलो देयरफॉर 0.125 कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू 50,40,000 माइनस 40,000। ठीक है, साइड चेंज हो रहा है, साइन चेंज हो जाएगा। तो 0.125 कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू 50 lakhs। देयरफॉर कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, बोलो 0.125 डिवाइड हो जाएगा तो 50 lakhs डिवाइडेड बाय 0.125। बोलो कितना आएगा? 50 लाख डिवाइडेड बाय 0.125 तो ये आएगा 4 करोड़। आई थिंक सो, यस 4 करोड़ आपका कैपिटल एम्प्लॉयड रहा होगा। 4 करोड़ आपका कैपिटल एम्प्लॉयड रहा होगा। सिंपल है। ठीक है, मैथ्स थोड़ा भी आपको आता होगा तो मेरे ख्याल से इजी है। बढ़े आगे, पॉज करके लिख लो। ठीक है, पॉज करके लिख लो। चलो भैया आगे बढ़े। फिर ये भी क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने दिया हुआ है, बी आंसर, पर बहुत ही ऊपर ऊपर से क्वेश्चन है, मतलब ज़्यादा डिटेल्स नहीं दी है। तो कोई चीज़ की वजह से क्या इफेक्ट होगा, अगर उसमें मल्टीपल पॉसिबिलिटीज होती हैं तो क्लियर आंसर नहीं बता सकते हैं। ठीक है, थोड़े मतलब क्वेश्चंस बरोबर ड्राफ्ट नहीं हुए हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूं, जैसे इसमें लिखा है जनरेट मोर रेवेन्यू यूजिंग मोर कैपिटल। मोर कैपिटल डालोगे तो मोर रेवेन्यू आएगी। अब वो एग्जिस्टिंग जो आपका रेट ऑफ रिटर्न है उससे ज्यादा आएगी तो आपका ईवीए बढ़ता है, और अगर करंट जो रन रेट आपका चल रहा है उससे कम आएगी तो आपका ईवीए डिक्रीज होता है। अब ये मोर रेवेन्यू एग्जिस्टिंग जो आपका आरओआई है उतनी आएगी, उससे ज्यादा आएगी, उससे कम आएगी, दिया ही नहीं हुआ। तो मैं सिर्फ इस लाइन से नहीं बता सकता ना कि मेरा ईवीए बढ़ेगा कि कम होगा। समझ रहे हो? गहराई में जाओगे ना तो बहुत पॉसिबिलिटीज आपको दिखेंगी, तो आप क्लियरली बता नहीं सकते। मुझे इसीलिए इसका स्टार्टिंग में आंसर डी लगा था मेरे हिसाब से, बट आईसीएसआई का आंसर बी है। ठीक है, मैं इसलिए आपको बता दे रहा हूं, इंक्रीज एसेट टर्नओवर रेशो। मतलब बी ऑप्शन तो है ही क्लियर, बट जब भी आपको ऑप्शन में ऑल ऑफ अबव दिया रहता है तो आपको ए और सी पे भी ध्यान देना ही पड़ता है ना। तो ए और सी क्यों नहीं है ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है। समझ रहे हो? क्वेश्चन है कि इंक्रीज कैसे होता है ईवीए, तो इसमें लिखा है इंट्रोडक्शन ऑफ हाई कॉस्ट ऑफ डेट इंस्टेड ऑफ लो कॉस्ट इक्विटी। अब ये हाई लो किसके हिसाब से? भाई मेरा डेट जो है, डेट को डेट से कंपेयर किया जा रहा है या डेट को इक्विटी से कंपेयर किया जा रहा है? समझ रहे हो? ये क्लियर नहीं है, तो इसीलिए मैंने इसलिए मतलब ये कट ही कर रहा हूं, मैं प्रॉपरली ड्राफ्टेड नहीं है, फालतू अपने आप को परेशान मत करो आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 31 डैश मेथड ऑफ वैल्यूएशन इंटीग्रेट्स पीएनएल बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये भी बहुत ऑड क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही ऑड क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, मतलब ये पता नहीं शायद मॉड्यूल से डायरेक्टली उठा के पूछा होगा, तो ये ऐसे बताना बहुत मुश्किल है। ठीक है, बहुत कंफ्यूजिंग है। तो एक्चुअल आंसर इसका है शेयर होल्डर्स वैल्यू एडेड। शेयर होल्डर्स वैल्यू एडेड ऐसा तरीका है जिसमें तीनों चीजें इंटीग्रेट हो जाती हैं, पीएनएल, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, अभी ऑड क्वेश्चन है, ऑड को मैं ज़्यादा जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं करूंगा। ठीक है, वो ऑड है तो ऑड है, और ऐसे मैं आपको गिन के बताऊंगा। पार्ट बी जब पार्ट सेकंड में बताऊंगा, जब पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा, पूरे पेपर में कितने ऑड क्वेश्चन है मैं आपको गिन के बताऊंगा। मतलब इतने ऑड क्वेश्चंस होने के बाद भी मुझे नहीं लगता कि आप अपने फेलियर को जस्टिफाई कर सकते हो। समझ रहे हो? मतलब वो नंबर इतना बड़ा नहीं होता कि आपको 40 भी नहीं मिले। भाई आपका एग्जाम्शन रह गया, समझ सकता हूं मैं, आपके 70-80 क्रॉस नहीं हो पाए, मैं समझ सकता हूं। पर आप अगर बोलोगे कि मेरा इसके वजह से मेरे 40 भी नहीं आ पाए, तो वो थोड़ा, ठीक है, मज़ा नहीं आएगा। तो सारे ऑड में लिखते जा रहा हूं, मैं आपको आखिरी में टोटल मार के बताऊंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये ऑड था।
फिर ये भी थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है, यूसेज ऑफ शेयर होल्डर्स वैल्यू एडेड एज अ परफॉर्मेंस मेजर इज एडवाइजेबल टू, बोलो एसवीए शेयर होल्डर्स वैल्यू एडेड किसके लिए बेटर होगा, किसके लिए एडवाइजेबल होगा यूज करना। पहला है प्राइवेटली हेल्ड कंपनी। प्राइवेटली हेल्ड में शेयर होल्डर्स कौन होते हैं भाई, प्राइवेटली होते हैं ना, वो शेयर होल्डर्स वैल्यू एडेड के हिसाब से क्यों अपना परफॉर्मेंस मेजर करेंगे, वहां तो सब प्राइवेट प्लेयर्स है ना, जनरल पब्लिक इन्वॉल्व ही नहीं है, जनरल पब्लिक का पैसा ही नहीं है, तो शेयर होल्डर्स वैल्यू एडेड का कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। सेकंड है पब्लिकली हेल्ड कंपनीज, ठीक है, मतलब जिसमें जनरल पब्लिक का पैसा लगा हुआ है या जो लिस्टेड कंपनीज हैं, वहां पे ये क्राइटेरिया परफॉर्मेंस के लिए सबसे बेहतर होता है, क्योंकि बाहर वालों का शेयर होल्डर्स का पैसा मतलब पब्लिक का पैसा लगा होता है, तो पब्लिकली हेल्ड कंपनीज बेटर आंसर होता है। गवर्नमेंट ओन कंपनीज का देखो है ही नहीं, गवर्नमेंट खुद ही ओनर है, तो वो शेयर होल्डर्स वैल्यू एडेड क्यों यूज करेगा। फिर बोथ भी नहीं आता, क्योंकि प्राइवेट वाले में सेंस ही नहीं बनता ना, तो प्राइवेट एंड पब्लिक बोथ भी नहीं आएगा, तो क्लियर आंसर है उसका पब्लिक कंपनीज, पब्लिकली हेल्ड कंपनीज। फिर आगे बढ़ते हैं, कैश इक्विवेलेंट्स आर इन्वेस्टमेंट्स नंबर 1 हैविंग सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू, बिल्कुल नहीं, आपने डेफिनेशन पढ़ा होगा, ठीक है, तो नेग्लिजिबल रिस्क होना चाहिए, यहां लिखा हुआ है सिग्निफिकेंट रिस्क, तो ये गलत है। हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म कैश कमिटमेंट, वो भी नहीं होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करते हैं अपन। फिर है रेडिली कन्वर्टेबल इनटू नोन अमाउंट ऑफ कैश, ये तो सही लग रहा है, बोलो सही है ना, रेडिली कन्वर्टेबल इनटू नोन अमाउंट ऑफ कैश, एग्जैक्टली ये सही लाइन है, ऑल ऑफ अबव आ ही नहीं सकता, ए और बी है ही नहीं, ठीक है, तो ये भी इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, फिर है आपका 34, द नेट इनकम रिपोर्टेड इन द इनकम स्टेटमेंट वॉज 1,75,000, ठीक है, नेट इनकम दिया हुआ है, एंड डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट वॉज 40,000। अब ये नेट इनकम क्या है वो दिया हुआ नहीं है, जब भी आपको सिर्फ नेट इनकम बोला हो और डेप्रीसिएशन भी अलग से दिया हुआ हो, तो आप क्या मानोगे, मतलब नेट इनकम क्या होती है, मतलब वो डेप्रीसिएशन माइनस हो गया है कि नहीं हुआ है, हुआ ही होगा ना, बिफोर डेप्रीसिएशन प्रॉफिट का कोई नाम ही नहीं होता। देखो बिफोर इंटरेस्ट आप प्रॉफिट देखो तो आप ईबीआईटी कह सकते हो, बिफोर टैक्स कहोगे तो आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स कह सकते हो, पर बिफोर डेप्रीसिएशन, समझ रहे हो, वो नॉर्मली ऐसा होता ही नहीं है, एबिडिटा उसको कह सकते हैं, बट वो आप यहां पे अज्यूम नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो नेट इनकम मतलब आप पीबीटी मान सकते हो, ठीक है, पीबीटी आपका है 1,70,000, मतलब उसमें नॉर्मली डेप्रीसिएशन माइनस हो चुका होता है, और आपको इसलिए अलग से दिया भी हुआ है ताकि आप उसको एड बैक कर पाओ। फिर है बैलेंसेस ऑफ करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटीज आर एस फॉलोज, आपको वर्किंग कैपिटल चेंजेस देने हैं, और फिर आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो पूछा है, ठीक है, टिपिकल क्वेश्चन है, इजी है। बोलो स्टार्ट कहां से करेंगे, नेट इनकम से, तो नेट इनकम ले लो भाई, कितना है 1,75,000, इसमें डेप्रीसिएशन ऑलरेडी माइनस हो चुका है, पर डेप्रीसिएशन कैश आउटफ्लो होता ही नहीं है, डेप्रीसिएशन इज अ नॉन कैश आइटम, तो हम उसको वापस एड बैक कर लेंगे, एड बैक डेप्रीसिएशन 40,000, और फिर हम देंगे वर्किंग कैपिटल चेंजेस। बोलो एक एक आइटम को इंडिविजुअली प्लस माइनस करते हैं। बोलो पहला है इन्वेंट्री, इन्वेंट्री क्या हो रहा है, बोलो ओपनिंग क्लोजिंग में क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इन्वेंट्री डिक्रीज हो रहा है, एसेट कम हो रहा है, एसेट कम होने से क्या होगा, एसेट कम हो रहा है मतलब एसेट जा रहा है, एसेट जा रहा है मतलब पैसा आएगा, ठीक है, हमेशा एसेट है कि लाइबिलिटी है उसके हिसाब से सोचना है, एक एक नाम के हिसाब से नहीं सोचना है, एक एक नाम को आप इमेजिन नहीं कर पाओगे, एसेट है कि लाइबिलिटी है, बस ये सोचो, एसेट जा रहा है मतलब एसेट जब भी जाएगा तो पैसे आएंगे ना, ऐसा हो सकता है क्या कि एसेट भी जा रहा है पैसे भी जा रहे हैं, दोनों चीजें कैसे जाएंगी, अरे एसेट जा रहा है तो पैसे आए होंगे, और अगर एसेट आ रहा है तो पैसे गए होंगे, समझ रहे हो, बहुत इजी है, चीजों को इजी ही रखो। तो इन्वेंट्री कम हो रही है मतलब इन्वेंट्री जा रही है, एसेट जा रहा है, एसेट जा रहा है तो पैसे आए होंगे, तो ये ऐड होगा डिक्रीज इन इन्वेंट्री, डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज कितना है 20,000 ऐड होगा। फिर डेटर्स बढ़ रहे हैं, 190 से लेके 220 हो रहे हैं, डेटर्स बढ़ रहे हैं, डेटर्स बढ़ रहे हैं मतलब एसेट बढ़ रहा है, एसेट आ रहा है, एसेट आ रहा है मतलब पैसे गए होंगे, तो ये माइनस होगा, इंक्रीज इन डेटर, कितना डिफरेंस है 30,000, जैसे मैं सोच रहा हूं जैसे मैं बोल रहा हूं, ठीक है, ऐसे ही आपको सोच के बोलना है, तभी आपकी गलती बिल्कुल भी नहीं होगी। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर कैश तो अपन लेते ही नहीं है, कैश फ्लो स्टेटमेंट ही बन रहा है ना, आई होप सो, कैश फ्लो लिखा हुआ है, कैश फ्लो में कैश थोड़ी लेते हैं,
वो तो पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट में वो आता है ना, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, क्लोजिंग कैश एंड कैश, वो वहां पे आता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में थोड़ी लेते हैं, ठीक है। तो ये गुगली है, इसको नहीं लेते हैं वर्किंग कैपिटल चेंजेस में, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। फिर है प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस भी क्या है, एसेट है, एसेट मान के इसको सॉल्व करना है। तो कम हो रहा है, 5000 कम हो रहा है क्योंकि आपने राइट ऑफ किया होगा, कम हो रहा है, एसेट जा रहा है, तो इसको आपको इनफ्लो मानना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐड डिक्रीज इन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है, 5000। और फिर है अकाउंट्स पेबल, यानी कि लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, और वो कम हो रही है। लाइबिलिटी कम कब होती है, आपने पे की होगी। लाइबिलिटी कम कब होती है, जब आपने पे की होगी। पे की होगी मतलब आउटफ्लो होगा। बोलो, माइनस डिक्रीज इन अकाउंट पेबल कितना है, 15000। बोलो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 1,75,000 प्लस 40,000 प्लस 20,000 माइनस 30,000 प्लस 5,000 माइनस 15,000। तो ये आया है आपका, कुछ मेरे से गड़बड़ी है क्या, हाँ 195, 1,75,000 प्लस 40,000 प्लस 20,000 माइनस 30,000 प्लस 5,000 माइनस 15,000, 1,95,000, 1,95,000 आ रहा है। बहुत ही सिंपल है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, इजी है ये। बढ़े आगे, चलो लिख लो पॉज करके, मैं आगे बढ़ता हूं। सेम सिंपल, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है इस टाइप के, मैंने तो यूट्यूब पे भी कराए हैं, लेक्चर बायस को भी बहुत सारे कराए हैं, ठीक है। तो ये सब मैं काफ़ी आसानी से आपको समझा चुका हूँ। अकाउंट बनाओ, आंसर आ जाता है, ठीक है, बहुत सिंपल टाइप है, इसमें ज़्यादा गलती होने के चांसेस कम है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट द कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पूरा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आपको कैश फ्लो बताना है। इसमें पूरा फर्नीचर अकाउंट का डिटेल दिया है कि ओपनिंग बैलेंस है 3,50,000, क्लोजिंग बैलेंस है 4,10,000, फिर आपने 25,000 बुक वैल्यू का फर्नीचर बेचा है फॉर 18,000, और डेप्रीसिएशन साल भर का फर्नीचर का है 30,000। सारे एलिमेंट्स दिए हुए हैं, बस आपको अकाउंट बनाना है। प्लस माइनस करने की गलती मत करना, ठीक है, कभी याद नहीं कर पाओगे क्या लेस क्या, बहुत डेटा बदल बदल के दिया जाता है। अकाउंट बना लो, सिंपल अकाउंट बना लो, ठीक है। एसेट का अकाउंट है, एसेट अकाउंट है, रियल अकाउंट है, तो ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, डेबिट बैलेंस होगा। डेबिट बैलेंस ओपनिंग साइड कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड लिखते हैं, तो यहां आएगा ओपनिंग बैलेंस 3,50,000। फिर क्लोजिंग बैलेंस जो है 4,10,000, वो भी क्या होगा, डेबिट बैलेंस ही होगा। पर क्लोजिंग बैलेंस कहां लिखते हैं, उल्टे साइड लिखते हैं, याद आ रहा है। तो क्लोजिंग बैलेंस यहां पे आएगा 4,10,000। बस ये पोस्टिंग अगर आपको आती है ना, गलती हो ही नहीं सकती, ठीक है। बहुत फुल प्रूफ ये पूरा तरीका मैं बता रहा हूं। तो एसेट है, डेबिट बैलेंस होता है, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों डेबिट बैलेंस होते हैं। ओपनिंग बैलेंस सेम साइड आता है, क्लोजिंग बैलेंस ऑपोजिट साइड आता है, ठीक है। फिर आपने एसेट बेचा 25,000 का फॉर 18,000, ठीक है। तो एसेट क्या वैल्यू से जाता है, एट कॉस्ट, एट कॉस्ट जाता है। इसके दो तरीके होते हैं, या तो सीधे कॉस्ट पे क्रेडिट कर दो, या सेल वैल्यू क्रेडिट करो, लेकिन फिर आपको लॉस भी बुक करना पड़ेगा, आपके ऊपर आप कैसे पोस्टिंग करते हो, ठीक है। तो मैं आपको एक एक्चुअल एंट्री बता देता हूं, ठीक है। एक्चुअल कंबाइंड एंट्री क्या होती है भाई, कैश बैंक आएगा 18,000, 18,000 में बेचा, 18,000 रुपीज आएंगे कैश बैंक डेबिट। अब आपको लॉस होगा 25,000 बुक वैल्यू का एसेट आप 18 में बेच रहे हो, कम में बेच रहे हो, तो लॉस होगा 7,000 का। तो लॉस अकाउंट यहां डेबिट होता है 7,000, और टू फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट होता है पूरे के पूरे 25,000। तो फर्नीचर के क्रेडिट में जाके आप यहां ऐसे लिख सकते हो, कैश बैंक 18 और लॉस 7, ठीक है। दोनों मिला के आपको पता होना चाहिए कि 25,000 से ही क्रेडिट होता है। अब हमारा कोई रिटर्न पेपर तो है नहीं, तो यहाँ डायरेक्टली आपको 25 लेना है बस, ठीक है। अब वो 18 और 7 दोनों मिला के लिखो, या डायरेक्टली 25 लिख लो, कोई देखने वाला नहीं है, ठीक है। बस आपको पता होना चाहिए कि ये जो क्रेडिट होता है वो एट कॉस्ट ही होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, डेप्रीसिएशन चार्ज हुआ है। बोलो, डेप्रीसिएशन की एंट्री क्या होती है, डेप्रीसिएशन डेबिट टू फर्नीचर 30,000, तो फर्नीचर के क्रेडिट में जाके क्या लिख देंगे, डेप्रीसिएशन 30,000। बस यहां पे आपको हिडन फिगर मिलेगा, परचेस, परचेस आपने जो किया है साल भर में वो मिल जाएगा। पहले क्रेडिट साइड की टोटल करनी है, बोलो 18 प्लस 7,000 25,000 प्लस 30,000 प्लस 4,10,000, क्रेडिट की टोटल आ रही है 4,65,000, माइनस करो डेबिट साइड का 3,50,000, तो आपका हिडन फिगर आएगा, बैलेंसिंग फिगर 1,15,000। ये मतलब क्या होगा, परचेस, आपने परचेस किया है फर्नीचर 1,15,000, मतलब ये आउटफ्लो है।
अब ये पूरे ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पूरे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आपको पूछा है, ये सिर्फ परचेस है जो कि आउटफ्लो है। आपने ध्यान देना, फर्नीचर बेचा भी है सोल्ड, और आपको कितना मिला था 18,000, ये भी लेना है। आप ये लेना भूल जाओगे तो ये भूलना नहीं है, ठीक है। बोलो तो क्या आएगा, सेल ऑफ फर्नीचर 18,000 इनफ्लो, और माइनस आएगा आउटफ्लो परचेस ऑफ फर्नीचर, माइनस में आएगा 1,15,000। तो नेट नेट आउटफ्लो कितना आएगा, बरोबर। तो इसमें आउटफ्लो आएगा पर आपको माइनस साइन नहीं दी है, ठीक है। तो ये भी मैं कहूँगा क्वेश्चन शायद गलत है, ठीक है। 1,15,000 माइनस 18,000, तो ये आएगा 97,000, ठीक है। पर ये आउटफ्लो आएगा, ठीक है। यहाँ पे कैश फ्लो लिखा है, ठीक है, तो मेरे ख्याल से माइनस साइन देनी चाहिए थी, पर ठीक है, माफ़ करते हैं आईसीएसआई को। 97,000 आपको लेना है, पर आपको पता होना चाहिए कि इट्स एन आउटफ्लो ऑफ 97,000, ठीक है। तो ये फुल प्रूफ तरीका है, सबसे आसान है। अगर आपको बस बेसिक्स आते हैं, कौन सी किसकी पोस्टिंग होती है, किसकी जर्नल एंट्री है, बेस अगर आपका अकाउंट्स का बहुत पक्का है तो ये सबसे फुल प्रूफ है, इसमें प्लस माइनस कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। बढ़े आगे, चलो। अब इसका एक और सिमिलर क्वेश्चन आया है, तो पहले वो कर लेते हैं, ठीक है। आई थिंक इसके बाद ही आया है, आगे आ जाओ, ये वाला एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन आ गया है। दो देखो 39 पे आ जाओ, ऑलमोस्ट सेम है, आ जाओ अकाउंट बना लो। अब इसमें देखो इनफ्लो आउटफ्लो लिखा है, इसमें इनफ्लो आउटफ्लो लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे उस क्वेश्चन में भी आना चाहिए था पर दिया हुआ नहीं था, तो टू दैट एक्सटेंड क्वेश्चन गलत था, ठीक है। चलो अब ये दिया है अकाउंट प्लांट एंड मशीनरी का, ये भी एसेट है, रियल अकाउंट है, डेबिट बैलेंस ही होता है। बोलो ओपनिंग डेबिट साइड ही आएगा 1,80,000, क्लोजिंग क्रेडिट साइड में आएगा 2,60,000, ठीक है। फिर दिया हुआ इन्होंने कि एक ओल्ड मशीन था 12,000 ओरिजिनल कॉस्ट का, उस पर आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन चार्ज किया हुआ है 9,000। अभी आपको पता होगा ग्रॉस ब्लॉक मेथड होती है ये, कि ओरिजिनल कॉस्ट 12,000 है लेकिन उसका अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन है 9,000, मतलब WDV कितनी होगी इसकी, WDV इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, मतलब वो एसेट एक्चुअली आपके बुक्स में कितने का था, 3,000 ही कॉस्ट का था, बुक वैल्यू उसकी 3,000 थी और आपने बेच दिया वो 8,000 में, 3,000 का एसेट 8,000 में बेच दिया, ठीक है। द ओवरऑल नेट फ्लो ऑफ फंड फ्रॉम प्लांट एंड मशीनरी इफ द करंट डेप्रीसिएशन इज 22,000। बोलो क्या होगा, पहले डेप्रीसिएशन का तो दे दो इफेक्ट, डेप्रीसिएशन यहाँ क्रेडिट साइड आता है 22,000। अब सेल की एंट्री पास कर लो, बोलो कैश बैंक आएगा 8,000, टू प्लांट एंड मशीनरी क्रेडिट होगा नेट बुक वैल्यू से 3,000, और आपको हुआ है प्रॉफिट, 3,000 का एसेट 8,000 में बेचा है तो आपको प्रॉफिट हुआ है 5,000, ठीक है। तो प्लांट एंड मशीनरी क्रेडिट कितने से होगा, 3,000, ठीक है, बुक वैल्यू से होगा, हमेशा मैं कह रहा हूं, ठीक है। सेल जो होता है वो बुक वैल्यू से ही क्रेडिट होता है 3,000। निकालो परचेज कितना आएगा, क्रेडिट साइड ज़्यादा आता है इसमें हमेशा, तो क्रेडिट साइड की टोटल ले लो 2,60,000 प्लस 22,000 प्लस 3,000, 2,85,000 माइनस कर लो डेबिट साइड 1,80,000, तो 1,05,000 का आपने परचेज किया होगा, ठीक है। ये परचेज है, अब ये फाइनल आंसर नहीं है, इसमें आपने बेचा भी है तो उसका भी नेट लेना पड़ेगा। बोलो सेल आपने किया था 8,000 में, 8,000 में आपने सेल किया था तो इनफ्लो आएगा पॉजिटिव, और परचेस आपने किया हुआ है तो ये आउटफ्लो आएगा 1,05,000, तो नेट इफेक्ट क्या आएगा, बोलो आउटफ्लो ही आएगा, नेट कितना 97,000, सेम ही है पूरा, ठीक है। 97,000 आउटफ्लो 97,000, सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है। बेटर ऑप्शन दिए, इनफ्लो आउटफ्लो दिया हुआ है। लिखो बढ़े आगे, चलो ऊपर आ जाओ, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आ जाओ। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का है, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो आपको निकालना है। बोलो शेयर कैपिटल पे ध्यान दो, 2020 2021 बढ़ रहा है मतलब शेयर कैपिटल कब बढ़ता है, इशू किया होगा, इशू करने से क्या होता है, पैसा आता है, ठीक है। फिर डिबेंचर्स कम हो रहा है मतलब रिडीम किए होंगे, तो 1 लाख से कम हो रहा है तो 1 लाख रिडीम किया होगा। शेयर प्रीमियम बढ़ रहा है, शेयर प्रीमियम कब बढ़ता है, जब आपने इशू किया होगा, इशू क्या किया था, शेयर कैपिटल,
तो शेयर कैपिटल मतलब जब इशू किया तो वो प्रीमियम पे आपने इशू किया होगा, तभी प्रीमियम भी बढ़ रहा है। तो वो डिक्रीज वाला जो इंक्रीज हो रहा है शेयर प्रीमियम, वो हम इशू के साथ ऐड कर देंगे। फिर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पेड, बोलो इंटरेस्ट पेड फाइनेंसिंग में ही आता है, आउटफ्लो। और फिर है डिविडेंड रिसीव्ड, ठीक है, डिविडेंड सुन के घाई मत करना, डिविडेंड पेड भी होता है, डिविडेंड रिसीव भी होता है। डिविडेंड रिसीव इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है, और डिविडेंड पेड अगर होता तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो ये यहां पे कंसिडर ही नहीं होगी, ये गुगली है, ठीक है। बोलो स्टार्ट करते हैं फाइनेंसिंग का। बोलो इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स कितना हुआ होगा, 12 माइनस 8, ठीक है, 4 लाख का इशू हुआ होगा, 4 लाख का कैपिटल आपने इशू किया है। अब साथ साथ में प्रीमियम भी बढ़ रहा है, तो इसी का होगा, आपको मानना है, वो भी ऐड कर लो। प्लस बोलो 1 लाख माइनस 60,000, तो 40,000 जो प्रीमियम बढ़ रहा है वो इशू का ही होगा। तो 4 लाख कैपिटल बढ़ रहा है, 40,000 ये बढ़ रहा है, मतलब 4,40,000 का इनफ्लो होगा, ठीक है। फिर डिबेंचर रिडीम हो रहे हैं तो वो माइनस होगा, 1 लाख से रिडीम हो रहा है तो 1 लाख फेस वैल्यू माइनस हो जाएगी, जितना वो है एट पार हुआ होगा, ऐसा मानना है। और फिर है कि इंटरेस्ट पे हो रहा है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, पेड है, आउटफ्लो है 48,000, ठीक है। बोलो नेट कितना आएगा, 4,40,000 माइनस 1 लाख माइनस 48,000, तो ये आएगा 2,92,000, ठीक है। तो यहां गुगली क्या थी, डिविडेंड रिसीव दिया है, ठीक है, वो इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग नहीं है, तो इसमें यहाँ पे वो इंक्लूड नहीं होगी, ठीक है। और आपको देखो कंफ्यूज करने के लिए वो 3,22,000 का भी ऑप्शन दिया है, 292 में 30 ऐड कर देते गलती से तो 322 आपको गलत ऑप्शन भी दिया हुआ है, ठीक है। चलो बढ़े, सिंपल है, इजी था ये। चलो फिर है इन द फॉलोइंग सिचुएशंस व्हेन देयर विल बी अ फ्लो ऑफ फंड फॉर द पर्पस ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। इसका एक मैंने चार्ट टेलीग्राम चैनल हर जगह पढ़ाते वक्त भी दिया हुआ है यूट्यूब पे, ठीक है। तो इसका आपने पढ़ा होगा, फंड फ्लो कब होता है, जब एक इफेक्ट करंट एसेट का है यानी वर्किंग कैपिटल का है, और एक इफेक्ट अदर का है, ठीक है। दोनों अगर करंट एसेट में है या वर्किंग कैपिटल के हैं तो जीरो इफेक्ट आता है, दोनों नॉन करंट में है तो भी जीरो इफेक्ट आता है। एक इधर का होना चाहिए, एक उधर का होना चाहिए, तभी फंड फ्लो होता है, ठीक है। तो दिया है देखो, इफ बोथ आर इन्वॉल्व आर करंट अकाउंट, दोनों करंट अकाउंट है तो इफेक्ट जीरो आता है, दोनों नॉन करंट है तो भी इफेक्ट जीरो आता है, ठीक है। इफ वन अकाउंट इज करंट एंड वन इज नॉन करंट, तब एक्चुअली फंड फ्लो होता है। फंड में मतलब वर्किंग कैपिटल में चेंज आएगा अगर एक करंट आइटम है और एक नॉन करंट आइटम है, ठीक है। तो इसका आपने डायग्राम भी देखा होगा फंड फ्लो का, ठीक है। दिखा देता हूं, एक मिनट में ट्राई करता हूं। ये वाला है, ठीक है, मैंने इंस्टा पे भी बहुत पहले शेयर किया था, तो ये आपको देखना है। देखो कि अगर दोनों करंट इफेक्ट हैं, करंट एसेट करंट लायबिलिटी, तो वो नो है, ठीक है, ये नो आ रहा है। फिर दोनों नॉन करंट है तो भी नीचे नो आ रहा है, ठीक है। यस देखो आई कब रहा है, जब एक करंट है एक नॉन करंट है, एक करंट है एक नॉन करंट है, एक करंट है एक नॉन करंट है, सारे जो क्रॉस में है ना उसी में यस है, मतलब उसी में फंड फ्लो हो रहा है। जहां दोनों करंट आइटम्स हैं तो नो है, जहां दोनों नॉन करंट आइटम्स हैं तो भी नो है, फंड फ्लो मतलब नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है। तो ये इसी डायग्राम पे क्वेश्चन है, मैं काफी बार ये कवर कर चुका हूं, ठीक है। आई एम हैप्पी कि इस पे क्वेश्चन आ चुका है, और ये मेरे पॉकेट बुक रिवीजन नोट सब में दिया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये इजी है, अब ये भी बहुत इजी है। बोलो वर्किंग कैपिटल चेंज पूछा है, नेट चेंज इन वर्किंग कैपिटल, कैश फ्लो नहीं पूछा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या होगा ये नहीं पूछा है, सिर्फ पूछा है कि वर्किंग कैपिटल में नेट चेंज क्या हो रहा है, वर्किंग कैपिटल बढ़ रहा है या वर्किंग कैपिटल कम हो रहा है। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो इसमें सबसे आसान मेरे हिसाब से अप्रोच क्या होगा कि 2020 में क्या वर्किंग कैपिटल था, डायरेक्ट वर्किंग कैपिटल ले लो, एक 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 एक, एक आइटम लेने से बेटर है 2020 का वर्किंग कैपिटल निकाल लो सीधे, 2021 का डायरेक्टली वर्किंग कैपिटल निकालो और डायरेक्ट वर्किंग कैपिटल को कंपेयर कर लो, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है कितने से हो रहा है पता चल जाएगा, गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। तो बोलो अब आपको बस पता होना चाहिए
कि वर्किंग कैपिटल में कौन से आइटम आते हैं, कौन से नहीं आते। ठीक है, तो बिल्डिंग नहीं आता। ठीक है, और अब ये कैश फ्लो का है कि फंड फ्लो का है पता नहीं, कैश फ्लो का ही मान के चलना पड़ेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो स्टॉक आता है, डेटर आता है, कैश नहीं आता, शेयर कैपिटल भी नहीं आता, रिटेन अर्निंग भी नहीं आता, क्रेडिटर आता है। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल ले लो, बोलो 2020 का ले लो। स्टॉक 80,000 प्लस डेटर 120। ठीक है, दो ही आइटम है, तो करंट एसेट हो गए 2 लाख माइनस करंट लाइबिलिटी एक ही है 70,000, तो मेरा वर्किंग कैपिटल है 1,30,000। फिर 2021 का निकालो 90,000 प्लस 115, तो ये आएगा आपका 2,05,000 माइनस करंट लाइबिलिटी 45,000, तो ये आएगा 160। बोलो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, वर्किंग कैपिटल बढ़ रहा है 30,000 से। अब वो ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसका क्या मतलब है कि ये फंड फ्लो के हिसाब से होगा। ठीक है, टेक्निकल है एक्चुअली, आपको इतना डिटेल में पता नहीं होगा कि जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं उसमें हम वर्किंग कैपिटल चेंजेस करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश अकाउंट नहीं लेते वर्किंग कैपिटल चेंजेस में, लेकिन जब आप फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हो, फंड फ्लो स्टेटमेंट में भी वर्किंग कैपिटल चेंजेस बनता है और उसमें कैश लेते हैं, कि फंड फ्लो स्टेटमेंट में कैश फ्लो थोड़ी टैली कर रहे हैं, वो ओवरऑल होता है, फॉर द ईयर पूरा फंड फ्लो होता है। उसमें जब आप वर्किंग कैपिटल चेंजेस बनाते हो उसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लेते हैं। अब ये क्वेश्चन पूरा साइलेंट है कि ये कैश फ्लो का है कि फंड फ्लो का है, तो इसीलिए पहले आप कैश फ्लो सोचो, कैश फ्लो के हिसाब से आंसर जो दिया है वो दिया है तो टिक कर लो, नहीं है तो मतलब वो फंड फ्लो का होगा, तो मतलब आपको कैश का भी इफेक्ट लेना पड़ेगा। बोलो कैश का इफेक्ट लेके देखो, कैश भी लेके देखो, यहां पे एक आइटम और बढ़ जाएगा। बोलो कैश कितना है 30,000, तो ये हो जाएगा 2,30,000 माइनस 70,000, तो ये आ जाएगा 1,60,000। फिर कैश का क्लोजिंग है 47,000, बोलो कितना आएगा 90,000 प्लस 115 प्लस 47, तो ये है 252 माइनस 45, तो ये है 2,07,000। ठीक है, तो ये इंक्रीज हो रहा है 47,000 से, है ऑप्शन में नेट इंक्रीज 47,000। ठीक है, तो आपके पास देखो चॉइस नहीं है, कैश फ्लो है, फंड फ्लो है, क्या है दिया नहीं है, तो ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे से इस टाइप का क्वेश्चन आया तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहां से आप समझ में आ गया ना आपको कि अगर ऐसा क्वेश्चन है नेट चेंज इन वर्किंग कैपिटल है, मतलब ये फंड फ्लो के एंगल से है, मतलब कैश अकाउंट भी लेंगे, ऐसा लिख लो एक जगह। ठीक है, लिख लो नोट्स में। चलो बढ़े आगे, देख लो, हाँ लिख लो। चलो वापस आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 40, ये भी थोड़ा गलत ड्राफ्ट हुआ है। इन इंडिया एएस आर इशूड बाय, ठीक है, तो इसमें ए बी सी डी चारों आंसर दिए इंस्टीट्यूट ने, मतलब डी ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव, कि नॉर्मली एएस आईसीआई इशू करता है, पर एक्सेप्शनल केसेस में आईआरडीए भी अपना जो टेलीकॉम सेक्टर है उसके लिए इशू कर सकता है, आरबीआई बैंक के लिए इशू कर सकता है, इनको पावर दिया गया है। ठीक है, तो इनको पावर दिया गया है, तो इसीलिए ऑल ऑफ अबव आंसर आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर ये भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, एएस की थेरी पे है, मतलब कंसेप्ट बेस्ड थेरी जो है। व्हेन अ वेरी स्मॉल पोर्शन proportion when a very small proportion of the activities of an enterprise is considered to be commercial industry or business in nature, then AS would apply to, वो सिर्फ स्मॉल पार्ट जो है उसी पे अप्लाई होगा कि पूरे बिजनेस पे होगा। तो ये थेरी में स्टार्टिंग में कवर किया हुआ है, मैंने पढ़ाया भी हुआ है कि पूरे एक्टिविटीज पे अप्लाई होगा। अगर थोड़ी सी भी एक्टिविटी कमर्शियल इंडस्ट्रियल या बिजनेस नेचर की निकलती है तो पूरे एक्टिविटीज पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो ऑल ऑफ इट्स एक्टिविटी आंसर आएगा। फिर ये भी इजी क्वेश्चन है कि AS3 के एग्जाम्पशन पे क्वेश्चन है, AS3 शेल नॉट अप्लाई, नॉट अप्लाई मतलब वही एग्जाम्पशन टू SMC, अगर वो SMC क्या है,
तो आपने पढ़ा होगा AS3 किस पे अप्लाई नहीं होता है, इन तीनों पे अप्लाई नहीं होता है, OPC पे भी अप्लाई नहीं होता, स्मॉल पे भी नहीं होता, डॉर्मेंट पे भी नहीं होता, ठीक है। तो ऑल ऑफ अबाउ AS3 का इन तीनों को एग्जम्पशन दिया हुआ है। फिर ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान दो। व्हेन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्रोविजंस ऑफ एनी एप्लीकेबल एक्ट, ध्यान दो, एक्ट और AS में अगर कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो किसकी चलेगी, एक्ट की चलेगी, ठीक है, एक्ट की चलेगी, प्रोविजंस ऑफ एक्ट शैल प्रिवेल। अब यहां एक और चीज होती है जो काफी बच्चों को क्लिक हो गई होगी, इसी में एक क्वेश्चन आता है कि अगर शेड्यूल 3 और AS में कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। शेड्यूल 3 के जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है, प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट्स है उसमें, और अगर AS के डिस्क्लोजर या प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट्स में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो किसकी चलेगी, तो वहां पे AS की चलेगी, ठीक है। लिख लो, लिख लो, ये कंफ्यूजन वाला पॉइंट है। कंपनीज एक्ट अलग है, शेड्यूल 3 अलग है एक ही, लेकिन स्पेसिफिकली अलग से दिया हुआ है कि अगर शेड्यूल 3 के प्रेजेंटेशन या डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स में और AS में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो AS की चलेगी। AS को ओवरराइडिंग इफेक्ट दिया हुआ है एज कंपेयर टू शेड्यूल 3। लेकिन जनरल थ्योरी जब आप पढ़ते हो, AS की जनरल थ्योरी जब आप पढ़ते हो, तो जो लॉ है, जो एक्ट है, उसको AS ओवरराइड नहीं कर सकता। उसको ये एक एक्सेप्शन की तरह देख सकते हो कि शेड्यूल 3 को ओवरराइड कर रहा है, एक्सेप्शन की तरह आप इसको देखो। पूरे एक्ट को ओवरराइड नहीं कर रहा, सिर्फ शेड्यूल 3 के मामले में जो डिस्क्लोजर एंड प्रेजेंटेशन की रिक्वायरमेंट्स होती है उसके मुकाबले में AS को ओवरराइडिंग इफेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग क्वेश्चंस हैं। फिर ये भी इंडिविजुअल AS बेस्ड क्वेश्चन है, पर बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि AS2 के हिसाब से इन्वेंट्री कैसे वैल्यू होती है, कॉस्ट और NRV विचएवर इज लेस, कॉस्ट और NRV विचएवर इज लेस। इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है। अब यहां से कुछ AS बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इंडिविजुअल AS बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जो काफी टफ हैं, ठीक है। जैसे ये भी टफ है, टफ है। प्रोविजंस ऑफ AS19 दैट इज अकाउंटिंग फॉर लीजेस रिलेटेड टू लीजेस आर नॉट एप्लीकेबल टू अकाउंटिंग रिलेटिंग टू, मतलब एक्सेप्शंस पूछे हुए हैं कि AS19 किस पे अप्लाई नहीं होता, तो AS19 के अंदर ही वो लिखा होता है, तो ये तीनों उसमें कवर्ड है। ये तीनों पे अकाउंटिंग फॉर लीजेस जो AS19 है वो अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। तो ये नहीं पढ़ा होगा आपने, ठीक है, टेंशन मत लो। ऐसे काफी क्वेश्चन इस अटेम्प्ट में आए हैं और इसीलिए ये अटेम्प्ट याद रखा जाएगा, ठीक है। अब आप CMA को हल्के में नहीं ले सकते, ठीक है, कि ऐसे ही कुछ भी पढ़ो चलो पास हो जाएंगे, एग्जाम्शन आ जाएंगे, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। ये झटका आपको जो लगा है ये बहुत जरूरी था। तो इंडिविजुअल AS बेस्ड क्वेश्चन काफी आए हैं इस अटेम्प्ट में, मैं पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये भी थोड़ा अंदर का क्वेश्चन है, ठीक है, नहीं पढ़ा होगा आपने। द स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन इज टू स्ट्रेंथन द पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट ग्लोबली। ग्लोबली पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्ट्रेंथन करना किसका स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव है, तो वो है IPS ASB, इंटरनेशनल पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, IPS ASB, इसका ये स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव है। फिर ये इजी क्वेश्चन है कि बैंक पे कब से इंड AS लागू हो रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए, 2018 से ये लागू हो रहे हैं, ठीक है, ये काफी इजी था। फिर है इंड AS 27 प्रिस्क्राइब्स अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स फॉर इन्वेस्टमेंट्स इन डैश व्हेन एन एंटिटी प्रिपेयर्स सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, ये भी बहुत टफ ऑड क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आंसर आता है ऑल, कि तीनों सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर, एसोसिएट, इसमें जो भी आपने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं इसको आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है जब आप सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो। तो ये इंडिविजुअल इंड AS का क्वेश्चन है, तो आपने नहीं पढ़ा होगा। सेम टफ क्वेश्चन है, इंडिविजुअल इंड AS का क्वेश्चन है कि कौन सा इंड AS या AS प्रोहिबिट करता है, प्रोहिबिट्स प्रेजेंटेशन ऑफ एनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L और इन नोट्स, कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम दिखाओ ही मत। ऐसा कौन सा AS है या इंड AS है जो प्रोहिबिट करता है, मना कर देता है कि आप बताओ ही मत, तो वो आता है इंड AS 1। इंड AS 1 जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम बताने से ही मना करता है, मतलब AS 1 और इंड AS 1 ये दो ही पॉसिबल है। पुराना जो AS था वो AS 1 था, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, और इंड AS 1 वो भी वही है, डिस्क्लोजर या प्रेजेंटेशन, बाकी तो इससे रिलेटेड भी नहीं है, ठीक है। तो ये न्यू AS में आया है, न्यू जो इंड AS है उसमें पहली बार एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को बताने से प्रोहिबिट किया गया है, ठीक है। ये डिफरेंस वाले पॉइंट में आता है, टफ है, ये भी टफ है, ठीक है, कि इंड AS 33 रिक्वायर्स प्रेजेंटेशन ऑफ बेसिक एंड डाइल्यूटेड EPS फ्रॉम
कौन से ऑपरेशंस का बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस बताना है, ये भी डिफरेंस बिटवीन वाला पॉइंट का क्वेश्चन है, तो आंसर आता है बोथ, कंटिन्यूइंग एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन बोथ। पुराना जो AS20 था अर्निंग पर शेयर, और ये जो नया इंड AS है 33, इसका ये डिफरेंस वाला पॉइंट है कि पहले सिर्फ कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस का ईपीएस, बेसिक ईपीएस बताना पड़ता था, और अब जो नया इंड AS है 33 ईपीएस का, उसमें दोनों कहा गया है, ठीक है। तो ये डिफरेंस वाले पॉइंट पे अब ये आप पढ़ भी लोगे ना, बिलीव मी आपको कभी रिकॉल नहीं होगा, ऑप्शन में आपको कंफ्यूज होना ही होना है। तो कुछ बच्चों को ऐसा एक लगता है कि यार पढ़ के जाते तो हो जाता, भैया जो आपको समझा हुआ है, जो आपने इतनी बार पढ़ा हुआ है, जो आपको आता है, उसमें भी आप कंफ्यूज हो जाते हो, और ऐसी चीज़ें जो आपके सिलेबस से कनेक्टेड ही नहीं है, अर्निंग पर शेयर आपको है ही नहीं, सिर्फ लॉ में है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ईपीएस कैसे कैलकुलेट होता है, बेसिक ईपीएस क्या है, डीपीएस क्या है, ये थोड़ी आपको आता है, या पढ़ भी लोगे एक आध बार, याद ही नहीं आएगा आपको, कोई चांस नहीं है, ठीक है। इसलिए कह रहा हूं ये इतना आसान नहीं है जितना कुछ लोग समझ रहे हैं, काफी टेक्निकल चीजें हैं इसमें। बाउंसर जाएगी, गलती से मेरे जैसा टीचर पढ़ाएगा तो शायद थोड़ा पकड़ में आ भी जाए, पर वो रिकॉल नहीं होगा, एग्जाम तक आप उसको रिकॉल ही नहीं कर पाओगे, एग्जाम में आपको कंफ्यूजन ही होना है, और वो आप एग्जाम में पढ़ के भी नहीं जाओगे, आखिरी में आपका रिवीजन लेवल पे आप स्किप ही करके जाओगे, मुझे पता है, आई नो हाउ पीपल वर्क, ठीक है। चलो, तो ये भी थोड़ा टफ क्वेश्चन है। फिर है अकाउंटिंग डैश ऑफ बिजनेस एंटिटी, ठीक है। मेजर्स पास्ट परफॉर्मेंस, सही है, अकाउंटिंग से आप पास्ट पे परफॉर्मेंस मेजर करते हो। डिपिक्ट्स करंट फाइनेंशियल पोजीशन, वो भी सही है, करंट बैलेंस शीट आपको 31 मार्च की पता चलती है, तो उससे करंट फाइनेंशियल पोजीशन भी पता चल जाती है। एंड हेल्प्स इन फोरकास्टिंग फ्यूचर परफॉर्मेंस, ये भी सही है, पास्ट के बेसिस पे ही तो फ्यूचर प्रेडिक्शन होगा ना, तो यस ऑल ऑफ अबव, अकाउंटिंग तीनों में आपको हेल्प करती है। ये फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, बहुत बेसिक है। फिर है 52, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिलेशन टू ट्रेड डिस्काउंट। नंबर 1 इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, बिल्कुल नहीं, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड होता ही नहीं, आपको पता होगा। फिर है कैलकुलेटेड ऑन इनवॉइस प्राइस, ये हो सकता है। सेकंड है, थर्ड है एनकरेज प्रॉम्प्ट पेमेंट, प्रॉम्प्ट पेमेंट मतलब कैश डिस्काउंट होता है, तो आंसर आएगा सी। अब कुछ लोगों को इनवॉइस प्राइस में कंफ्यूजन है, इनवॉइस प्राइस दूसरा नाम है लिस्ट प्राइस का, लिस्ट प्राइस इज ऑल्सो नोन एज इनवॉइस प्राइस, आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए बी ऑप्शन आएगा कि ये लिस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है। फिर है 53, अब ये भी मेरे हिसाब से गलत क्वेश्चन है, पर इंस्टीट्यूट ने इसको माना नहीं है कि ये गलत है, ठीक है। कैसे है, ये एग्जैक्ट मॉड्यूल की लाइन है, मॉड्यूल एक्चुअली मेरा खुल नहीं रहा बरोबर, नहीं तो मैं आपको 2 मिनट में बता देता। ये आईपैड ना लेके पैसे वेस्ट कर दिए मैंने, बहुत बकवास है। देखो इसमें ये सर्च नहीं हो पा रहा, अब एक एक मैं ढूंढूं कैसे। चलो इसमें मैं आपको दिखा देता हूं, जर्नल प्रॉपर, ये रहा, ध्यान देना, ध्यान देना, पूरा उसका लाइन ही दिया है, ठीक है, ध्यान दो। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, डेफिनेशन ये, क्रेडिट ट्रांजैक्शन दैट कैन नॉट बी एंटर्ड इनटू एनी अदर सब्सिडरी बुक आर एंटर्ड इन जर्नल प्रॉपर, डायरेक्ट लाइन दी है, ठीक है, कि ऐसे क्रेडिट ट्रांजैक्शन, क्यों क्रेडिट ट्रांजैक्शन, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन यहां आ ही नहीं सकते, सारे का कैश ट्रांजैक्शन कैश बुक में आते हैं, तो जर्नल प्रॉपर में जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे वो क्रेडिट नेचर के ही होंगे ना, समझ रहे हो। अब इंस्टीट्यूट से हो गई गलती, मानेगी नहीं, ध्यान दो, ये देखो, जर्नल प्रॉपर कंटेन्स डैश दैट कैन नॉट बी एंटर्ड इनटू एनी अदर बुक, सीधा आंसर है क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ऑप्शन में है ही नहीं। पहला ऑप्शन है कैश ट्रांजैक्शन, नहीं आ सकता, कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन बिल्कुल नहीं आ सकता, फिर एक कॉन्ट्रा एंट्री नहीं आ सकता, रेक्टिफिकेशन एंट्री नहीं आ सकता, ऑप्शन ही गलत है। ऑप्शन आना चाहिए था यहां पे कैश एंड नहीं आना चाहिए था, यहां आना चाहिए था क्रेडिट ट्रांजैक्शन, पर इंस्टीट्यूट ने पता है क्या आंसर दिया है, रेक्टिफिकेशन एंट्री, मतलब उसको डेफिनेशन बना लिए, रेक्टिफिकेशन एंट्री वन ऑफ द एंट्री है जो जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होता है, पर वो जो लाइन दी है कंटेन्स करके, कंटेन्स लिखा है, खैर तो थोड़ा बहुत मैं बोल भी सकता हूं, ठीक है चलो, शायद इंस्टीट्यूट सही भी होगी, बट ये लाइन पूरी समझ रहे हो ना,
यहाँ से उठा के पूछिए, ठीक है। इसलिए ये पढ़ने के बाद ना आपको थोड़ा मज़ा नहीं आएगा कि आप ये सब पढ़ के जा रहे हो और इंस्टीट्यूट क्या पूछ रही है, मतलब क्या टेस्ट करना चाहते हो भाई। कुछ एकदम लाइंस उठा के पूछ रहे हो, फिर कुछ कैसे पूछ रहे हो, मतलब थोड़ा मेरे को भी मज़ा नहीं आ रहा। इंस्टीट्यूट जिस हिसाब से बना रही है, क्वेश्चन फ्रेम कर रही है, वो क्वेश्चन प्रॉपरली फ्रेम नहीं हो पा रहे, थोड़ा सा उसमें गड़बड़ हो रही है और इस वजह से फिर थोड़ा कंफ्यूजन हो जा रहा है, ठीक है। तो टेक्निकली इंस्टीट्यूट क्यों इस क्वेश्चन में सही है, सिर्फ एक वर्ड की वजह से, ठीक है, क्या, कंटेन्स। सिर्फ ये ग्रामेटिकली जो कंटेन्स लिखा हुआ है, या इसमें एक्चुअली इंक्लूड्स लिख सकती थी, ठीक है, इंक्लूड्स या कंटेन्स, तो ठीक है कि भाई रेक्टिफिकेशन एंट्री इंक्लूड होती है, यहां लिखा हुआ है देखो रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। तो इस वजह से मैं चलो ग्रेस मार्क देता हूं आईसीएसआई को कि ठीक है चलो माफ कर दिया। पर ये लाइन जो है ना, एग्जैक्ट क्रेडिट ट्रांजैक्शंस जो कोई और बुक में रिकॉर्ड नहीं हो पा रहे वो आते हैं, ठीक है। पूरी लाइन वहां से उठा के अजीब मतलब एडिट नहीं कर पाए बरोबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर ये भी बहुत देखो ऊपर ऊपर से पूछा है, मतलब सर फट जाएगा आपका, ऐसा क्वेश्चन है। फॉर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, काय का डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, कुछ भी नहीं दिया है, ओपन एंडेड, क्योंकि शेयर कैपिटल एक लिमिट से ऊपर जो होल्ड करते हैं वो काफी जगह रेफरेंसेस आते हैं, स्वेट इक्विटी में, ईसॉप में, इधर उधर बहुत जगह ये आता है कि इतने लोग इतने से ज्यादा होल्ड कर रहे हैं तो बताओ बताओ। यहाँ इन्होंने कुछ रेफरेंस ही नहीं दिया है, ठीक है। ये एक्चुअली क्वेश्चन किसका है, चैप्टर 2 का है। चैप्टर 2 में जो शेयर कैपिटल के डिस्क्लोजर्स आप पढ़ते हो ना, वहां से कुछ तो लाइन उठा के पूछ लिए, बिना ये बॉदर किए कि यार बच्चे कैसे गैस करेंगे कि ये काय के बारे में, समझ रहे हो। मतलब बहुत मुझे अजीब लग रहा है, पेपर सेटर मतलब क्या कर रहे हैं आजकल पता नहीं। फॉर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, काय का डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है। ओपन लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स होल्डिंग डैश ऑफ द शेयर्स एज ऑन बैलेंस शीट डेट शुड बी गिवन, और एकदम ऑप्शन भी बढ़िया दिए, ठीक है। 5 एंड अबव, मोर देन 5%, मतलब बहुत समझ रहे हो ना, कट टू कट क्वेश्चन पूछे, जिसने एग्जैक्ट पढ़ा होगा उसी को आएगा। तो वो आता है मोर देन 5%, ठीक है। मोर देन 5% जो भी होल्ड करते हैं उनकी लिस्ट आपको अलग से देनी पड़ती है। ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स में चैप्टर 2 में आप पढ़ोगे, शेयर कैपिटल के हेडिंग में। शेयर कैपिटल की बहुत लंबी लिस्ट आती है, उसमें लिस्ट में एक आपको ये एग्जैक्ट सेम लाइन दिखेगी, बहुत अंदर से पूछा है, ठीक है। तो टफ क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 55, काफी इजी क्वेश्चन है, आ जाओ। लिमिटेड कंपनी इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, पेबल एज 25 ऑन एप्लीकेशन, 25 ऑन अलॉटमेंट, 25 फर्स्ट कॉल, 25 ऑन फाइनल कॉल। क्या बात है, इक्वालिटी। और फिर है वन शेयर होल्डर टू हुम 800 शेयर्स वे अलॉटेड फेल टू पे द फाइनल कॉल मनी, मतलब पहले तीनों इंस्टॉलमेंट दे दिए थे, सिर्फ फाइनल कॉल मनी उसने नहीं दिया है, तो उसका कॉल इन अरियर कितना होगा, निकाल लो। कॉल इन अरियर कैसा होगा, 800 शेयर्स हैं और फाइनल कॉल यानी सिर्फ 25 रुपीज नहीं दिए पर शेयर, तो 800 इंटू 25, तो आपका कॉल इन अरियर होगा 20,000, ठीक है। फर्स्ट कॉल वॉज मेड 3 months आफ्टर द अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल वॉज मेड 3 months आफ्टर द फर्स्ट कॉल, ठीक है। ड्यूरेशन दिया है, गैप। और फिर दिया है फाइनल कॉल किए हुए अब कितना टाइम हो गया है, द कंपनी रिसीव्ड कॉल इन अरियर्स ऑन 800 शेयर्स, रिसीव हो गया है पर लेट मिला है, रिसीव हो गया है पर लेट मिला है, लेट मिला है तो इंटरेस्ट तो चार्ज होगा ही। आफ्टर 3 months आफ्टर, ठीक है, 3 months आफ्टर द फाइनल कॉल बिकम ड्यू, तो फाइनल कॉल ड्यू हो गया था, 3 months हो गए, उसके बाद उसने ये 20,000 रुपीज आपको दे दिए, 3 months का डिले था और इस पे आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है। If the company adopts table F of schedule 1 of Companies Act, maximum interest payable on call in arrear is, रेट दिया नहीं है वो आपको पता होना चाहिए, बोलो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, 10% पर एनम। तो बस सिंपल क्वेश्चन है, बोलो अरियर से 20,000, उस पे आपको 10% के हिसाब से 3 months का इंटरेस्ट निकालना है, 3 months का डिले था, 20,000 इंटू 10% डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3, तो ये आएगा 500 का इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। 56, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी मुझे इंस्टीट्यूट से थोड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, कि ये एक बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है, ठीक है। ये काय का टिपिकल क्वेश्चन है, ओवर सब्सक्रिप्शन का,
ओवर सब्सक्रिप्शन में भी एक काय का है प्रो राटा का, प्रो राटा में भी एक काय का है प्रीमियम का, जिसमें अलॉटमेंट में प्रीमियम होता है और प्लस फिर उसमें फॉरफिशर होता है और प्लस इसमें रीइशू होता है। टिपिकल क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ मुझे एक ही प्रॉब्लम है कि प्रो राटा होने की वजह से एक्सेस पैसा मिलता है, वो अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट होगा, लेकिन अलॉटमेंट में कैपिटल भी है प्रीमियम भी है। अब ये कैपिटल के अगेंस्ट एडजस्ट करना है या प्रीमियम के अगेंस्ट एडजस्ट करना है, ये क्वेश्चन में दिया रहता है, पर इस क्वेश्चन में इन्होंने दिया ही नहीं है और दोनों ट्रीटमेंट के दोनों आंसर ऑप्शन में दे दिए। यहां तक भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर आंसर्स में दो आंसर करेक्ट दिए होते तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई आप ये ट्रीटमेंट लो तो भी आंसर सही होना चाहिए, वो ट्रीटमेंट लो तो भी आंसर सही होना चाहिए, लेकिन इंस्टीट्यूट ने क्या ब्लंडर किया यहां पे, एक ही ट्रीटमेंट जो भाई वो कैपिटल के अगेंस्ट जो आप एडजस्ट करते हो उससे जो आंसर आता है बस वही सही दिया है, एक ही आंसर सही दिया है। दूसरी ट्रीटमेंट मतलब किसी बच्चे ने ली तो उसका आंसर गलत है, तो ये ब्लंडर से कम नहीं है। आपको पता है कि इस सिचुएशन में अजम्पशन लगता है, अनाड़ी हो गया पेपर सेटर, मतलब आपको पता है कि अजम्पशन लगता है, अजम्पशन दे दो। अजम्पशन देने के बाद अगर आप एक आंसर सही दे रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अजम्पशन आप दे नहीं रहे हो, ट्रीटमेंट क्या लेनी है दे नहीं रहे हो, तो ट्रीटमेंट के दोनों आंसर सही दो ना यार। मतलब आईसीएसआई को कोई फेवरेट ट्रीटमेंट हम क्या मतलब याद करते बैठेंगे कि आपका फेवरेट ट्रीटमेंट क्या है, ये मतलब फोकट के मार्क्स बच्चों के कट होते हैं ना तो फिर दुख होता है। यहां इंस्टीट्यूट की गलती है, यहां आपको अजम्पशन देना चाहिए था। ठीक है, एक बार चलो पढ़ते हैं, आ जाओ। A company invited 50,000 shares of 10 each at a premium of 2 rupees per share, payable as 3 on application, 5 on allotment as usual including premium। तो इसमें 3 रुपीज शेयर के हैं, 2 रुपीज प्रीमियम के हैं, एंड द बैलेंस ऑन कॉल। बोलो टोटल इशू है 12 इशू प्राइस है, -3 एप्लीकेशन -5 अलॉटमेंट, तो बचा कितना 4 रुपीज, तो बैलेंस 4 रुपीज ऑन कॉल। एप्लीकेशन फॉर 80,000 वी रिसीव है ओवर सब्सक्रिप्शन, 50,000 का इशू है, 80,000 एप्लीकेशन मिल रहे हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है। फिर इसमें से 5,000 रिजेक्ट हो जाते हैं, बचे कितने 75,000, और 75,000 को प्रो राटा अलॉटमेंट मिलता है। समझ में आ रहा है, 75,000 एप्लीकेंट्स को 50,000 शेयर्स अलॉट होते हैं, मतलब 3:2 के रेशो में प्रो राटा अलॉटमेंट हो रहा है, एंड द एक्सेस मनी बीइंग यूज्ड टुवर्ड्स द अलॉटमेंट। पर अलॉटमेंट में दो एलिमेंट है ना, ये कौन बताएगा। ठीक है, अलॉटमेंट में शेयर कैपिटल भी है, अलॉटमेंट में प्रीमियम भी है, वो दिया ही नहीं है कि वो कहां से एडजस्ट करेंगे। ठीक है, आर टू हुम 200 शेयर वेयर अलॉटेड फेल्ड टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल। ठीक है, अलॉटमेंट भी नहीं दिया, कॉल भी नहीं दिया, सिर्फ एप्लीकेशन मनी ही इस पर्सन ने हमको दिया है। इफ हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड एंड रीइश्यूड एट 11 देन द अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व विल बी। समझ रहे हो, तो ये टाइप है, ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है, प्रो राटा हो रहा है, फिर अलॉटमेंट के अंदर प्रीमियम इंक्लूडेड है, फिर वो फॉरफिट हो रहा है, और फिर वो रीइश्यू भी हो रहा है। ये उसका टाइप है, टिपिकल टाइप है, ऐसे काफी क्वेश्चन आपने भी सॉल्व किए होंगे। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले निकालते हैं कि शेयर्स अप्लाई कितने किए थे, क्योंकि प्रो राटा है ना, 200 अगर आपने उसको अलॉट किए थे तो क्या 200 ही उसने अप्लाई किए थे, नहीं, प्रो डाटा है ना, मतलब उसने ज्यादा अप्लाई किए होंगे, तो उसने कितने अप्लाई किए होंगे, उस पे कितने पैसे दिए होंगे, वो आपको निकालना है। तो शेयर्स अप्लाइड फॉर, तो 200 ये क्या है लिखा है अलॉटेड, अलॉटेड को अलॉटेड से डिवाइड करते हैं, तो 3:2 ये जो रेशो है इसमें 3 क्या है अप्लाइड, 2 क्या है अलॉटेड, तो अलॉटेड को अलॉटेड से डिवाइड करो और अप्लाइड से मल्टीप्लाई करो, तो शेयर्स अप्लाइड फॉर आपको मिल जाएंगे, वो है 300। तो इसने 300 अप्लाई किए होंगे और हमने प्रो डाटा करके 200 अलॉट कर दिए। अब 300 का यहां क्या सिग्निफिकेंस है, एप्लीकेशन जब किया होगा तो जितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया उतने पे एप्लीकेशन मनी दिया होगा ना, उसको क्या पता मेरे को 200 अलॉट होने वाले हैं तो मैं 200 के ही पैसे देता, अरे 300 अप्लाई किए तो 300 के पैसे दिए होंगे, तो अमाउंट कितना रिसीव हुआ होगा, अलॉटमेंट कॉल तो इसने दिया ही नहीं ना, इसने सिर्फ एप्लीकेशन मनी ही दिया था, तो अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन कितना होगा 300 पे 3 रुपीज, यानी कि 900 रुपीज हमको इससे मिले होंगे। ठीक है, अब बनता कितना है, इसको हमने 200 ही शेयर दिए थे ना, तो बनेगा कितना, 200 शेयर पे 3 रुपए ही हम एडजस्ट करेंगे, 600 रुपए, तो एक्सेस मनी हमारे पास कितना है, इसका एक्सेस मनी आएगा 300। अब ये 300 कैरी फॉरवर्ड होके अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा। अब अलॉटमेंट के अंदर शेयर कैपिटल भी है, अलॉटमेंट के अंदर प्रीमियम भी है,
अजम्पशन दिया ही नहीं है, क्या करना है, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट का जो अजम्पशन है वो है कि आपको कैपिटल के अगेंस्ट एडजस्ट करना है। तो जब आप कैपिटल के अगेंस्ट एडजस्ट करोगे मतलब प्रीमियम मिला ही नहीं, प्रीमियम मिला ही नहीं तो प्रीमियम कैंसिल हो जाएगा, प्रीमियम मिला ही नहीं है मतलब प्रीमियम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये 300 शेयर कैपिटल के अगेंस्ट ही है, मतलब हम रिटेन करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, अगेंस्ट शेयर कैपिटल, ठीक है। तो बोलो क्या करेंगे, क्या करेंगे, इसकी पूरी एंट्री बना लो पहले। चलो 200 शेयर्स का ओवरऑल क्या इफेक्ट है कि इस पे हमको पैसे मिले हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने मिले हैं 900, ठीक है। फिर जो नहीं मिले वो हमने अरियर्स में रखे होंगे। बोलो टोटल कितना है, 200 पे 200 पे कितना नहीं मिला है, टोटल 12 है, 12 में से आपको 200 इंटू 12 2400 रुपए, 2400 में से 900 मिल गए तो आपको 1500 रुपए नहीं मिले होंगे, ठीक है। टोटल 2400 आप मांगोगे प्रीमियम मिला के, आपको 900 दे दिए मतलब 1500 ड्यू है, नहीं दिए। और 2 आपने क्या किया होगा, शेयर कैपिटल 2000 फेस वैल्यू और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम 400, 2 रुपीज पर शेयर, ठीक है। तो ऐसा आपका इफेक्ट रहा होगा। अब प्रीमियम का हम क्या करेंगे, प्रीमियम मिला ही नहीं है, ये जो 300 हमारा एक्सेस है ये हमने कैपिटल के अगेंस्ट एडजस्ट किया है, प्रीमियम के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं किया है, मतलब प्रीमियम मिला ही नहीं, प्रीमियम मिला ही नहीं तो कैंसिल हो जाएगा। तो बोलो कैंसिल करो, सिक्योरिटीज प्रीमियम कैंसिल हो जाएगा पूरा 400, फिर शेयर कैपिटल भी हम पूरा कैंसिल कर देंगे 2000, और 2 अरियर जो नहीं मिला वो कैंसिल कर दो, और जो मिल गया है, जो मिल गया है वो हम कहां ट्रांसफर करते हैं, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट यानी कि 900। समझ में आ रहा है। तो ऐसी एंट्री पास होगी फॉरफिशर की, मतलब हमारे काम की चीज क्या है, शेयर फॉरफिशर में कितना जाएगा 900, 900 में जाएगा, क्योंकि आपने क्या अज्यूम किया है कि ये कैपिटल के अगेंस्ट है, कैपिटल के अगेंस्ट जो भी पैसा आपको रिसीव होता है वो शेयर फॉरफिशर अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो 900 आपको मिल चुके हैं, री इशू हो रहा है 11 पे, फेस वैल्यू से भी ज्यादा में इशू हो रहा है, मतलब लॉस तो हुआ ही नहीं री इशू में, लॉस री इशू मतलब उसमें लॉस हुआ ही नहीं, तो पूरा जो अमाउंट रिसीव्ड है पूरा का पूरा कहां ट्रांसफर हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। तो आपका आंसर आएगा 900, आईसीआईसीआई का आंसर भी 900 है। अब अगर किसी बच्चे ने क्या किया होगा, ये शेयर कैपिटल के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं किया होगा, अगर उसने इसको प्रीमियम मान लिया होगा तो, अब प्रीमियम एक बार मिल गया तो वो कैंसिल नहीं होता, और जो अमाउंट प्रीमियम के अगेंस्ट मिला है मतलब वो शेयर के अगेंस्ट है ही नहीं, शेयर के अगेंस्ट मतलब आपको अलॉटमेंट के अंदर शेयर के अगेंस्ट पैसे मिले ही नहीं है। समझ में आ रहा है क्या, मतलब आपको शेयर के अगेंस्ट 600 ही मिले होंगे, 300 तो प्रीमियम ले लिया ना आपने सेकेंड अजम्पशन में, मतलब शेयर के अगेंस्ट 600 ही मिला है, वही शेयर फॉरफिशर में जाएगा, और उसमें से फिर रीइशू में लॉस हुआ नहीं है, तो इन दैट केस आपका आंसर आएगा 600, वो भी ऑप्शन में दिया है, देखो। वाह आईसीएसआई 600 भी दिया है, 900 भी दिया है, अजम्पशन भी नहीं दिया है, और करेक्ट आंसर एक ही दिया है 900, ठीक है। तो आप अभी अजम्पशन लिख लो कि अगर इस टाइप का ऐसा आता है तो अजम्पशन इंस्टीट्यूट ने नॉर्मली क्या लिया है कि हम शेयर कैपिटल के अगेंस्ट एक्सेस मनी को एडजस्ट करेंगे। क्लियर है क्या, यहां तक क्लियर है क्या, लिख लो पूरा, लिख लो, लिख लो, फुल स्क्रीन दे देता हूं। चलो लेट्स प्रोसीड। फिर है, ये भी इजी है, मिनिमम टाइम इंटरवल बिटवीन 2 बायबैक ऑफर्स 1 ईयर होता है, ठीक है, सिंपल है, 12 मंथ्स। फिर है कंपनी कैन नॉट इशू बोनस शेयर्स टू इट्स मेंबर इन ल्यू ऑफ डिविडेंड, सही है। व्हेन शेयर्स आर पार्टली पेड अप, ठीक है, कैन नॉट लिखा हुआ है, नेगेटिव क्वेश्चन है, ग्रामर, कैन नॉट सही है ना, ल्यू ऑफ डिविडेंड इशू नहीं कर सकते, पार्टली पेड अप शेयर है तो भी इशू नहीं कर सकते, नॉट ऑथराइज बाय आर्टिकल्स तो भी इशू नहीं कर सकते, तो ये सही है, ऑल ऑफ अबव, ऑल ऑफ अबव, तीनों केसेस में कंपनी बोनस शेयर मेंबर्स को इशू नहीं कर सकती। फिर ये भी बहुत इजी है कि ईसॉप आप किसको दे सकते हो, हर लॉ वाला पॉइंट इसमें आप देखते हो कि पूरा ग्रुप अलाउड होता है, खुद की कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी, तीनों के एम्प्लॉइज को आप दे सकते हो, ठीक है, ऑल ऑफ वो, ये थोड़ा इजी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
ये भी लिमिट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी लिमिट बेस्ड क्वेश्चन है, लिमिट को सिर्फ अप्लाई करना है। 2-3 क्वेश्चन लिमिट बेस्ड आ चुके हैं अभी तक, ठीक है, तो मतलब लिमिट्स पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा, लिमिट्स बाय हार्ट याद कर लो, 2 बार 3 बार 4 बार अच्छे से याद कर लो। लिमिट्स अलग से दिए हुए हैं, मेरे वेबसाइट पे अवेलेबल है, ठीक है, अच्छे से डाउनलोड करके कर लो, इवन मेरे पॉकेट बुक में भी दिए हुए हैं, हर जगह दिए हुए हैं, ठीक है। चलो, स्वेट इक्विटी की लिमिट पे ये क्वेश्चन है, लिमिट को अप्लाई करना है आपको। आरआर लिमिटेड, आरआरआर नहीं है, आरआर लिमिटेड has a paid up equity share capital of 50 crores in the year 2022-2023. During the year, company wants to issue sweat equity shares to its employee. Previously, if company has not issued any such shares, to what extent the company can issue such share during this year? दो लिमिट्स होती है ना, ड्यूरिंग दिस ईयर की पूछिए कि एक फाइनेंशियल ईयर में कितने स्वेट इक्विटी इशू कर सकते हैं, याद आ रहा है क्या? 15% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल और 5 करोड़ विच एवर इज हायर, याद आ रहा है, विच एवर इज हायर। बोलो कितना आएगा? पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? 50 करोड़ और 5 CR वैल्यू विच एवर इज हायर, तो ये कितना आएगा? 15% ऑफ 50 करोड़, ये आएगा 7.5 CR और 5 CR विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर, तो वो आएगा 7.5 CR। है सिंपल। लिमिट अगर आपको पता होगी तो इसमें एग्जीक्यूटिव लेवल का बच्चा गलती नहीं कर सकता, ठीक है, कुछ खास मैथमेटिक्स या कैलकुलेशंस नहीं है, बस यहाँ पे हायर होता है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये है आपका पार्ट 1, ठीक है, 60 मार्क्स। यहां से मैं नेक्स्ट पार्ट में आगे बढ़ूंगा, अलग से एक पार्ट डाल दूंगा, ठीक है। अभी अगर कंटिन्यू करोगे तो आप भी थक जाओगे, मैं भी थक जाऊंगा, 3 घंटे टोटल लग जाएंगे, ऑलरेडी 1.25 घंटे हो चुके हैं, ठीक है। तो लेट्स कंटिन्यू इन द नेक्स्ट पार्ट। अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए हर चीज़, ये मेरा कोशिश रहेगी, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल ज़्यादा होते हैं, पार्ट बी में, पार्ट 2 में प्रैक्टिकल ज़्यादा होते हैं। तो ठंडे दिमाग से नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे, बहुत जल्द मैं आपको ये सेकेंड वीडियो भी दे दूंगा, ठीक है। तो 60 मार्क्स का मैंने आपको अच्छे से कवर करवा के दे दिया है। जगह जगह 2-4 क्वेश्चन जो गलत है मेरे हिसाब से, कुछ मान लिया है इंस्टीट्यूट ने, कुछ नहीं माना है, ठीक है, कुछ थोड़े से अजीबोगरीब ड्राफ्ट हुए हैं, तो सब मैं कट करवा रहा हूँ। फालतू आप टाइम वेस्ट करोगे, अनकंट्रोलेबल चीज़ों के पीछे आप भागोगे, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। और इंडिविजुअल इन बेस क्वेश्चन भी आई थिंक 8-10 क्वेश्चन आए होंगे, बट स्टिल मुझे लगता है 10 क्वेश्चन ये और 5-6 क्वेश्चंस और ऑड पकड़ लो, 15 क्वेश्चन भी अगर टफ हैं या आउट ऑफ बॉक्स हैं, स्टिल आप पास तो हो सकते हो, 50 स्कोर स्टिल आ सकता है मेरे हिसाब से। यस, आप 60 क्रॉस नहीं कर पाए, 70 क्रॉस नहीं कर पाए, तो वो ठीक है, बट आप 40 तो आ ही सकते हैं यार, 45-50 मार्क्स आराम से आ सकते हैं, इतने काफ़ी सारे इजी क्वेश्चन भी इसमें आ चुके हैं, ठीक है। तो लेट्स कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो, पार्ट 2 का अलग से वीडियो हम करेंगे और अच्छे से इसको समझेंगे। इसमें कोई भी आपके डाउट हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, प्लीज़। जो मैं ऑलरेडी स्पेसिफिकली अलग से बता चुका हूँ वही चीज़ें कमेंट बॉक्स में न पूछें, ठीक है, टाइम वेस्ट होता है। तो थैंक यू सो मच, डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियो, एंड कमेंट करूँ अगर कुछ भी आपको डाउट है इसमें, डू कमेंट, आई विल ट्राई टू रिप्लाई। थैंक यू सो मच।